यस विद्वानों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात, सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के इस पर्व पर अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास के एंड में हम जो है कृष्ण पर भी चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे कुछ 5-10 मिनट के लिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है साहब? बिल्कुल। पायल बेनारिया जी एंड राधा जी, मोनिका गुर्जर जी, दीपक जैन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। बिल्कुल, अब ध्यान से समझिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की हम चर्चा कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से समझिए, हम चर्चा कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है वो समझाया था। साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लीनियर, नॉन लीनियर, ऑर्डिनरी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब बताया है। ऑर्डर डिग्री हमने देखा है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम देख चुके हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको आखिरी क्लास में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स जो है हमने डिस्कस किए। तो आज की क्लास में मैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूंगा, और एंड में मैं जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है वो भी लूंगा। ठीक है, आपको असाइनमेंट दिए गए हैं, 2 असाइनमेंट प्रोवाइड कराए हैं आपके ग्रुप्स के अंदर। उनमें से जो जो क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं हुए हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो फिलहाल ध्यान से समझिए। फिलहाल मैं आता हूं सीधा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पर, कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, लेकिन अब हम इस क्लास में थोड़ा और डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। राइट? हाँ जी साहब। अब आप गौर से देखिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हिंदी में कहें तो अवकल समीकरण का हल। तो मैंने जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिकली 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। हालांकि हमें हर बार इन 2 को ही डिस्कस करना होता है, ये तो अलग से पूरा चैप्टर है, सिंगुलर सॉल्यूशन। राइट? तो ध्यान से देखिए, जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट प्रिमिटिव, ये सब एक ही चीज है। जनरल सॉल्यूशन कहें, कंप्लीट सॉल्यूशन कहें, कंप्लीट प्रिमिटिव कहें, है ना, जनरल इंटीग्रल कहें, कंप्लीट प्रिमिटिव कहें, सबका मतलब एक ही है, जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है? द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंसिस्ट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में दिखे तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर बात आती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो किससे ऑब्टेन होता हो? जनरल सॉल्यूशन से प्राप्त होता हो, और उसमें भी क्या? सब्स्टिट्यूटिंग द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन, ये भी वो सॉल्यूशन होता है जिसमें एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है। इसके सॉल्यूशन में भी क्या नहीं आएगा? आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ही सिंगुलर सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ये भी होगा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो, लेकिन इसमें वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करने का तरीका कोई और है। ठीक है? जैसे जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके, वैसे हम ये सॉल्यूशन नहीं निकालते। इसको निकालने के लिए पी डिस्क्रिमिनेंट, सी डिस्क्रिमिनेंट और अलग बलाएं हैं। वो मैं आपको अलग से जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा सिंगुलर सॉल्यूशन तब समझाऊंगा। फिलहाल हम अब जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिकली कहे तो ये 5 ही हैं। बाकी अगर आप इसको एक्सपांड करें, अगर डिटेल में देखें तो वेरिएबल सेपरेबल 2 हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा, और इंस्पेक्शन मेथड तो है ही। ठीक है साहब? तो अब आप ध्यान से समझिए, हमने आपको पिछली क्लास में वेरिएबल सेपरेबल मेथड बताया था, चर पृथक्करण विधि। अब ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, ध्यान से समझिए।
अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो फंक्शन है वो इस प्रकार का फंक्शन है कि इसमें x और y दोनों के वेरिएबल हैं, लेकिन हम dy के डिवाइड में y का फंक्शन, खुश रहो साहब, हम y को एक तरफ x को एक तरफ कर सकें अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो ये जो इंटीग्रेट करने पर जो सॉल्यूशन आएगा ये इसका क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। तो वेरिएबल सेपरेबल सीधा सीधा क्या है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लीजिए, x एक तरफ y एक तरफ और इंटीग्रेशन कर दीजिए, जो सॉल्यूशन मिल जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, ठीक है। अगर हम बात करें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, e की पावर x प्लस वाई एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर y। सपोज ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैंने आपको बताया था e की पावर x प्लस वाई को e की पावर x इंटू ई की पावर y लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर y, दोनों में से e की पावर y कॉमन आ गया। अब ये y dy के साथ भेज दिया और ये e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में dx लिख दिया, इंटीग्रेटेड e की पावर माइनस y और इधर e की पावर x और x स्क्वायर तीनों का इंटीग्रेशन किया, e की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस y, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस c, इसका इंटीग्रेशन आ गया, माइनस वाले को इधर भेज दिया, प्लस में आ गया, इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली अगर हम बात करें ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। एक हमने पढ़ा वेरिएबल सेपरेबल चर पृथक्करण विधि, दूसरा क्या है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इसमें मैं क्या करना है, इसको वेरिएबल सेपरेबल में पहले रिड्यूस करना है, तो इस x प्लस वाई प्लस वन पूरे को v मान लो या सिर्फ x प्लस वाई को v मान लो, और इसको जैसे ही v मानेंगे 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स माइनस 1, dv बाई डी एक्स यहाँ पुट कर देंगे, dv बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू v प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इस 1 को भी इधर भेज देंगे, और अब इसको dv के डिवाइड में, और यहाँ dx यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सी, और इधर dv अपॉन v प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा पैटर्न है, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए, या फिर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो tan इनवर्स x डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, प्लस इज इक्वल टू x प्लस सी, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan ऑफ x प्लस सी, v प्लस 1, v की जगह हमने क्या लिख दिया है वापस x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस सी। इस क्वेश्चन के अंदर कंडीशंस दे रखी हैं, अगर यहाँ पर कंडीशंस दे रखी हैं तो हमें ये अप्लाई करना है x0 पे y0, तो x0 लिखने पर y0 आ रहा है, ऐसा दे रखा है, तो x0 y0 दोनों लिख दिए, तो यहाँ से tan c 1 आ गया, c इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, c की वैल्यू पाई बाई 4, c की वैल्यू पाई बाई 4 इसमें हमने पुट कर दी, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस पाई बाई 4। और साथ ही मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस, यह तीन मेथड बताए हैं। तीसरा होमोजीनियस हमने देखा कैसे, dy बाई डी एक्स के इज इक्वल टू में अगर कोई f ऑफ एक्स वाई और फाई ऑफ एक्स वाई दोनों सेम डिग्री के कोई दो होमोजीनियस फंक्शन हो, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और अभी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये जो f ऑफ एक्स वाई और ये फाई ऑफ एक्स वाई होगा, इसको हम किसी न किसी तरीके से या तो y बाई एक्स की फॉर्म में या x बाय y की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर इसे हम x बाय y या y बाय x की रूप में या फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो उससे होगा क्या, हम इस y बाय x को भी या x बाय y में लिख पा रहे हैं तो x बाय y को भी लिख देंगे। अगर dy बाय dx और y बाय x है तो y बाय x को भी लिखना है, dx बाय dy और x बाय y का फंक्शन बन रहा है तो x बाय y को भी लिखना है। तो हम ऐसे y बाय x और x बाय y को v लिख देते हैं, y इज इक्वल टू vx, dy बाय dx इज इक्वल टू v, x का डिफरेंशियल 1, x एज इट इज v का dv बाय dx, dy बाय dx की जगह ये v प्लस x dv बाय dx लिख देंगे, इज इक्वल टू यहाँ फंक्शन ऑफ v हो जाएगा। ये भी इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। y बाय x या x बाय y है वो हमें क्वेश्चन में जो बन रहा होगा उससे। देखो अगर आप dy बाय dx जैसा बना लिया आपने, कुछ बना लिया और उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और वेरिएबल सेपरेबल लग ही नहीं रहा है, सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं वेरिएबल्स, इसका मतलब x बाय y से नहीं होगा, y बाय x से नहीं हो रहा है तो x बाय y से करना पड़ेगा, और x बाय y से नहीं हो रहा तो y बाय x से करना पड़ेगा, और सब दोनों नहीं बन रहे हो तो इसका मतलब होमोजीनियस है ही नहीं, आपने गलत देख लिया है। अगर होमोजीनियस है तो दोनों में से एक चीज तो बनेगी ही बनेगी, या तो x बाय y, y बाय x। कभी कभार क्या होता है साइन के एंगल में x बाय y, cos x बाय y, अब ऐसा दे दिया तब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई x बाय y बनाने के अलावा, है ना। तो कई बार क्वेश्चन e की पावर में y बाय x प्लस y बाय x का होल स्क्वायर ऐसे कुछ दे दिया, तब आपको पता चल गया ना कि यहाँ y बाय x ही बनाना पड़ेगा, x बाय y बन नहीं सकता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस प्रकार से आपको होमोजीनियस का आइडिया लग जाएगा, ठीक है।
चलिए, फिर हमने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि ये क्या है। तो इसमें ऊपर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, ये भी 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। ऊपर से वाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, नीचे से एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 2x स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई बाई एक्स को वी एज्यूम कर लिया और फिर सॉल्व कर लिया। ये पूरा मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया है। तो कुल मिलाकर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तक की चर्चा हम कर चुके हैं। अब आज की क्लास में हम रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। बात समझ आ रही है? 2 असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं आपके ग्रुप्स के अंदर, वहां पर आपने देखा होगा उन दोनों असाइनमेंट्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। मुझे बताइए क्या उसमें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी क्वेश्चन थे क्या? ये भी थे। ऑर्डर डिग्री नहीं, सॉल्यूशंस ये वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर है ना, वो भी थे। ठीक है, सारे हो गए हैं। चलिए, तो कुछ विद्वान कह रहे हैं सर 2-4 नहीं हुए हैं, वो 2-4 जो नहीं हुए वो डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपके असाइनमेंट फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चंस हैं, और बाकी अगर सारे हो गए हैं तो खुशी की बात है। ठीक है, बहुत सारे आगे वाले मेथड्स के भी हैं तो अभी डिस्कस कर लेंगे। नहीं, लीनियर होमोजीनियस ऐसे भी लग रहे होंगे, एग्जैक्ट और ऐसे वगैरह। हाँ, तो अभी लीनियर पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे उनको। फिलहाल ध्यान से समझिए, 2 असाइनमेंट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के भेजे गए हैं। उन दोनों असाइनमेंट के अंदर पहले तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है ना, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, उनके ऊपर बेस्ड है ऑर्डर डिग्री और लीनियर नॉन लीनियर फॉर्मेशन। फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक असाइनमेंट है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक का है, तो मैं अभी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक बता के और फिर वो असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चन आपके डाउट है वो सारे अपन जो है, हाँ जी, आज और भेज देंगे, आगे के भेज देंगे। ठीक है साहब, अब ध्यान से समझिए। तो रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट dy by dx is equal to ax plus by plus c divided by a dash x plus b dash y plus c dash या c कुछ भी। देन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर हो तो फिलहाल ये होमोजेनियस नहीं है। ये होमोजेनियस क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऊपर जो है वो होमोजेनियस फंक्शन नहीं है ना। ये 0 डिग्री आ गया इधर, 1 डिग्री के साथ में है ना। पूरे में सभी हर टर्म में x और y की पावर्स का सम इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पर 0 आ गया, तो ये होमोजेनियस नहीं है। ऊपर होमोजेनियस नहीं है, नीचे होमोजेनियस नहीं है, मतलब ये होमोजेनियस में तो है नहीं, तो रिड्यूस करना पड़ेगा। होमोजेनियस में रिड्यूस करने के लिए अगर इस पैटर्न में ही दिखे तो ही हम रिड्यूस कर पाएंगे, बाकी हर कुछ दिख जाए तो सर क्या हर सवाल को होमोजेनियस में रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ऊपर लीनियर इक्वेशन नीचे लीनियर इक्वेशन ऐसा हो तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे, वो समझिए। अगर जो आपका ये a डैश x प्लस b डैश y ऊपर ax प्लस by का ही मल्टीपल हो, यहां पर जैसा दिख रहा है उसी का मल्टीपल किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, इस ax प्लस by को ही v मान लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगा। अगर ये भी k इंटू एक्स प्लस by जैसा ही है तो x प्लस by ऊपर भी है, x प्लस by नीचे भी है, उसको t मान लीजिए, v मान लीजिए, और फिर वेरिएबल सेपरेबल से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये a डैश x प्लस b डैश y k इंटू एक्स प्लस by के जैसा ना हो तब क्या करना होता है? ध्यान से समझिए। क्या ना हो? k इंटू एक्स प्लस by जैसा ना हो, तब हम क्या करते हैं, यहां पर ये जो स्मॉल x है उसको कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y है उसको कैपिटल x प्लस y, ऐसा पुट कर देते हैं। फिर स्मॉल dy बाई dx इज इक्वल टू कैपिटल dy बाई कैपिटल dx आ जाता है, और इससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हल क्या होगा, कैपिटल dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ ax प्लस h, तो a कैपिटल x और ah ये पीछे ले लिया मैंने। यहाँ b कैपिटल y प्लस k, तो b कैपिटल y प्लस bk, ये b के पीछे आ गया, प्लस c कांस्टेंट है। डिवाइड में a डैश x की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल x प्लस h, तो a डैश कैपिटल x प्लस a डैश h ये रहा। फिर b डैश कैपिटल y प्लस b डैश k और प्लस c डैश। अब क्योंकि हमने ये पुट करने के बाद ये होमोजीनियस बनानी है, तो ये होमोजीनियस कब बनेगी, जब मैं ये दोनों कांस्टेंट को 0 लिख दूं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को 0 मान लेते हैं और इन दोनों को 0 मान के h और k की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 0 लिखा, ये 0 लिखा, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस। अब इनमें से हमें क्या करना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ h एंड k, h और k की वैल्यूज निकाल लेनी है, और यहां से जो h और k की वैल्यू मिलेगी वो फिर से यहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल x कैपिटल y की वैल्यू आ जाएगी। और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बन जाएगा, अगर ये दोनों 0 लिखेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू a कैपिटल x प्लस b कैपिटल y
अपॉन a डैश x प्लस b डैश y, होमोजेनियस बन गया। इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, कैसे y बाय x को v मानेंगे, y इज इक्वल टू vx, फिर dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx, और ऐसे करते करते सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन आ जाएगा। अब जो सॉल्यूशन आएगा वो, क्योंकि ये कैपिटल X कैपिटल Y में है, तो सॉल्यूशन कैपिटल X और कैपिटल Y में आएगा। अब उस कैपिटल X को क्या लिखना है, स्मॉल x माइनस h, कैपिटल Y को क्या लिखना है, स्मॉल y माइनस k, और h और k हम पहले निकाल चुके हैं, वो पुट कर देंगे तो असली आंसर स्मॉल x y में आ जाएगा। बात समझ आ रही है? ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है साहब, है ना? हाँ, बहुत बहुत, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है मामला, इसलिए पूछेंगे तो कभी कभार सिंपलेस्ट जो है कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी जो है काम बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, इसलिए कंपटीशन एग्जाम में जनरली अवॉइड करते हैं। हाँ, उसको एग्जैक्ट से और आगे और भी तरीके हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, वो पैटर्न दे सकते हैं, कोई भी पैटर्न ये पूछ सकते हैं कि आपको ये कंसेप्ट पता भी है कि नहीं है, तो कंसेप्ट बेस दे सकते हैं। आपको कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, बाकी आपको विचार करना पड़ेगा, है ना? तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बेसिक बात है तो आपको बेसिक तो आनी ही चाहिए। अब ध्यान से समझिए, सॉल्व dy बाय dx, जैसे क्वेश्चन है सिंपल सा, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 2x प्लस वाई, इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो 2x प्लस वाई ये भी हो जाएगा, तो हो रहा है ना x प्लस बी वाई का ही मल्टीपल, तो हम सीधा सीधा 2x प्लस वाई को v मान लेंगे और अब वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा। 2x का 1 डिफरेंशियल प्लस y का dy बाई dx, v का dv बाई dx, यहाँ से dy बाई dx dv बाई dx माइनस 2, अब हम dy बाई dx की जगह क्या लिख देंगे, dv बाई dx माइनस 2 इज इक्वल टू v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 1, माइनस 2 को इधर भेज दिया तो प्लस 2, एलसीएम ले लिया v प्लस 1 4v प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2v प्लस 1। अब गौर से देखिए, इसके बाद 5v प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2v प्लस 1। एक और मैं बात आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। अगर जो क्वेश्चन एग्जाम में डिफिकल्ट देना चाहे तो अलग बात है, पर यहां से डिफिकल्ट बनते नहीं है क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे आसान ही बनेंगे, क्योंकि टॉपिक आसान है, और इंडिया से हर विद्यार्थी इन सवालों को निभाएगा ही निभाएगा, और सबसे कम टाइम में और सबसे ज्यादा इफिशियंसी के साथ सही होने वाले सवाल होते हैं ये, यानी कि गलत होने के आसार तो है ही नहीं। अगर हम बात करें कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और अगर आपने उसको छेड़ दिया है, आपको लग रहा है कि हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रियल एनालिसिस जैसा नहीं है मामला यहाँ पर कि सवाल लग तो रहा है कि हो जाएगा, शायद मैं इसमें ये मेथड लगा दूं, वो मेथड थोड़े आगे गए फिर स्वाहा हो गया, या फिर इसमें ये कर लूं, या फिर इसमें वो कर लूं, या फिर मुझे लग रहा है कि ये इससे छोटा होगा। लग रहा होने से नहीं होता है वहां पर, है ना? तो वो मामला थोड़ा सा भारी है। मॉडर्न एल्जेब्रा जो है उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर फील आ जाता है कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन लीनियर और रियल में ऐसा नहीं होता है, मजूरी करने के बावजूद भी हो सकता है नहीं निकले, आपने थोड़ी कोशिश करी ना, आगे जाके अब तो कुछ लग ही नहीं रहा, है ना? ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको फील आ गया कि क्वेश्चन हो जाएगा तो हो जाएगा। समझ आ रही है? इसलिए सबसे आसान टॉपिक में गिना जाता है, इसलिए मस्ती से देख लीजिए, इसका क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। इस बार आपका वीकेंड पर टेस्ट भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है, उस तक मैं आपको कम से कम 1-2 चैप्टर पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो ध्यान से समझिए, गौर से देखिए साहब, हमने यहां पर ये वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम ले लिया, कौन सा? हाँ, लीनियर का पूरा भी बनाना है, लीनियर का भी बनाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन इस जो है वीक को देख लेंगे, इस वीक में डिफरेंशियल इक्वेशन लेना है तो वो ले लेंगे, लीनियर लेना है तो वो ले लेंगे। हम डी पढ़ रहे हैं, हाँ डी ले लेंगे, चलो डी ले लेंगे। अभी तो आज मंगलवार बुधवार है, अभी तो शनिवार रविवार बहुत दूर है ना? तब तक हम बहुत सारा पढ़ लेंगे। वैसे सिर्फ इतना भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आज की क्लास से भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है क्वेश्चन दे सकते हैं, उतना बन चुका है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए फिलहाल ध्यान से समझिए, तो इस वीकेंड पर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का टेस्ट है, सबको देना ही देना है। आज गुरुवार हो गया है क्या? आज थर्सडे है, मैं तो मंगलवार बुधवार समझ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, गुरु शुक्र शनि रवि है ना, 3-4 दिन है। इधर समझो, इधर समझिए, गौर से देखिए। हाँ, सैटरडे को संडे को जब मूड हुआ, जब मेरा मूड होगा उस दिन लेंगे। इधर देखो तुम, ठीक है? यहाँ पर 5v प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2v प्लस 1। अब ध्यान से समझिए,
यहां से हम बात करें तो वी को एक तरफ कर लो, 2v + 1 डिवाइडेड बाय 5v + 3 इंटू dv इज इक्वल टू dx। नाउ इंटीग्रेट इट। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भावेश बताएंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, क्या लगाओगे, अप्रोच क्या लगाओगे? 2v + 1 अपॉन 5v + 3। विशाल, दोनों एक जैसे तो हैं ऑलरेडी, 1 डिग्री के, जोड़ के घटा के कुछ ऐसा आपको क्यों लग रहा है ऐसा कर लेना चाहिए? ऐसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, जल्दी हो जाता है। ऐसे जल्दी नहीं होता है, जिससे जल्दी होता है वो बताता हूँ। तुम ये जो कर रहे हो ये तो कॉम्प्लिकेटेड वाले पे जा रहे हो कि सर हम इधर लेंदी तो होता है पर सर फटाफट हो जाता है। लेंदी होता है तो फटाफट कैसे होगा? समझो, सुन लेना कंसेप्ट क्या है इंटीग्रेशन का। जब भी जीवन में दो पॉलिनोमियल हो और उसमें ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से छोटी हो तो नीचे वाले को टी एज्यूम करो, ऊपर वाला जैसा बन जाएगा और फिर सॉल्व हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर या उससे बड़ी आती हो तो हम इस ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग देते हैं और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो लगाते हैं। और वो लगाने के लिए आप उसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं पर वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आएगा वही पर वो लेंदी प्रोसेस है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है कि सर आप इनको अलग अलग कर दो, 2v अपॉन ये प्लस 1 अपॉन 5v, फिर आप 2 बाहर ले लो, फिर आप वापस 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, फिर आप प्लस में 3 - 3 करो, फिर अलग अलग करो, फिर 1 अपॉन इसको, तो वो प्रोसेस तो वो भी है ही, हम वो भी करते हैं, मैं उसे ही करता हूं कई बार। समझ आ रही है? लेकिन आपको क्या करना है, सबसे आसान क्या है, आसान भाषा में कि हम ऐसा कर भी क्यों रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि मुझे यूक्लिड डिवीजन लगाना है पर मैं आलसी हूं तो मैं उधर यूक्लिड डिवीजन लगा के बताऊं, इससे बढ़िया मैं यही कुछ क्यों ना दिमाग लगा दूं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो हम यही कुछ ना कुछ क्या कर देते हैं, दिमाग लगा के सॉल्व कर लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन बना देते हैं। मैं दिखाता हूं, ध्यान से समझिए। जब भी इंटीग्रल में पॉलिनोमियल्स ऊपर भी हो नीचे भी हो, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से बड़ी या बराबर हो तो हम इस ऊपर वाले में इस नीचे वाले का भाग देते हैं। 2v + 1 के अंदर हम किसका भाग देंगे, 5v + 3 का। और जब हम इसके अंदर इसका भाग देंगे तो हाल क्या होगा, गौर से देखिए। मैं इसको किससे गुणा करूं कि 2 भी आ जाए, 2/5 से। तो ये समझ आ रहा है ये पीछे रीजन क्या है? यहां पर आप दिमाग लगाओगे तो लगाते रह जाओ, हालांकि वही बात है जो मैं यहां कर रहा हूं, यही वाला कंसेप्ट मैंने यहां लगा दिया है कि मैं इसको किससे गुणा करूं कि इसको किससे गुणा करूं कि 2v + 1 आ जाए। पहली स्टेप वही तो है हमारी। तो मैं 2/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब मैं इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2v प्लस यहां पर क्या आएगा 6/5, राइट। अब दोनों को माइनस करते हैं, भाग का मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, 1 - 6/5 तो क्या जाएगा, -6/5 - 1/5 आ गया ना कांस्टेंट। मतलब निष्कर्ष क्या निकला, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैं इस 2v + 1 को गौर से देखना क्या लिख सकता हूं, मैंने इसको क्या लिखा है, डिविजर इज इक्वल टू, है ना, ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट 2/5 इंटू दिस प्लस -1/5। सर आपने तो वो लिखा ही नहीं है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको यहां सॉल्व करो, क्या आएगा 6 - 1/2 और इसको अंदर गुणा करोगे तो क्या हाल हो जाएगा, सॉरी इसको तो अलग ही रहने दो, इसको अंदर गुणा करो -1/5 दिख रहा है ना, 5v + 3 इंटू 2/5 माइनस इसको गुणा करेंगे तो 1/5। समझ आ रहा है?
एक तो तरीका है कितना आसान, लड्डू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस लिख सकते हैं, ऊपर लिख दिया, फिर आप अलग अलग कर दो, सॉल्व हो गया। और एक होता है यहां पर हमें लगाना दिमाग। हमने क्या किया, 2 बाहर लिया, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर यहां पर 5 आ जाएगा, समझ आ रही है। फिर उस एक को हमने 3 माइनस 1/2 लिखा। सर ये 3 माइनस 1/2 कैसे लिख दिया? सर यहां पर हमें 2v + 1 ऐसा चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इस 2v को 5v + ऐसे। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये दिमाग लगाने में आपको जितना समय लगेगा उसका 1/3 भी टाइम इसमें नहीं लगेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये सबसे फास्टेस्ट ट्रिक है। लिखा, गुणा किया, ये माइनस किया गया, दिस इंटू दिस प्लस दिस। अब दोनों को सेपरेट कर दो। हमें चाहिए भी तो अल्टीमेटली वही। समझ आ रही कि नहीं आ रही है बात? हालांकि ये मैंने दिमाग लगा के लिखा हुआ है, पर इतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है साहब? तो यहां से कथा वही है, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 5v + 3 को 2/5 से मल्टीप्लाई किया, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1/5। अब मैं इनको क्या करूंगा, सेपरेट, इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x + c सेपरेट किया, तो इधर 5v + 3 से 5v + 3 कट जाएगा, 2/5 इंटू 1 dv। फिर माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो -1/5 इंटू dv बाई, तो वापिस ये गुणा हो गया, वापिस ऐसा आ रहा है। इससे बढ़िया यहां इसमें लिखता तो डायरेक्ट ही ये स्टेप आ जाती। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इतनी माथाफोड़ी करनी ही नहीं पड़ती। मार साहब क्या बोल रहे हो? ये हमने इस तरीके से लिखा, इसी को मैं क्या लिख सकता था, और यहां से हम क्या लिख सकते थे, Therefore 2v + 1 इज इक्वल टू, मैं 2v + 1 को क्या लिख सकता था, 5v + 3 उसके मल्टीप्लाई में 2/3, 2/5 इंटू 5v + 3 -1/5। इस ऊपर वाले की जगह ये आ जाता, और डिवाइड में 5v + 3 इधर डिवाइड करते तो 2/5, और ये 5v + 3 इधर डिवाइड करते तो -1/5 इंटू 5v + 3। फिर इसका इंटीग्रेशन 1 यानी 2v/5, इसका -1/5 log ऑफ 5v + 3, और 5v + 3 का डिफरेंशियल 5, वो डिवाइड में आएगा। तो यहां से 2v/5 एलसीएम एलसीएम ले लो, ठीक है। तो यहाँ 2v/5 है और यहाँ 1/25 है, तो 25 एलसीएम आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10v माइनस लॉग ऑफ दिस, और डिवाइड में 25 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 25x + 25c, और v की जगह v हमने किसको लिखा, 2x + y को, तो हम 2x + y लिख देंगे v की जगह। तो यह आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। कुछ बात समझ आ रही है? सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करने में थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं, बाकी कोई तकलीफ होगी नहीं, और वो भी आपको प्रयास करना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो हो जाएगा सॉल्व। समझ आ रही है? इसी के लिए आपकी प्रैक्टिस हो, इसी के लिए कल आपको 40 सवाल भेजे गए हैं, और आपने अगर ट्राई किए होंगे तो प्रैक्टिस हुई होगी, नहीं किए हो तो कर लेना। जीवन के सबसे आसान टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, और अगर जो आप फिर भी नहीं निभा पाते हैं, तो होगा क्या जीवन के अंदर, मैं बताता हूं आपको। आपका जब भी एनालिसिस करना होगा ना किसी आदमी को, कुछ तो भारी सवाल पूछा, आप थोड़ा थोड़ा बता रहे, उसने एक काम कर, सरल पूछते हैं जल्दी बता देंगे, और सरल पूछेंगे, और सरल पूछेंगे, और अगर इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चलो बता दो, बर्नौली इक्वेशन होती है उसका एक क्वेश्चन दे देता हूं, सर सॉरी सर ये मत दो, तो वो जैसे कहेगा ये मत दो, इसका मतलब इसको इससे भी नीचे और पूछना है क्या, ये भी नहीं आता है। तो अगर आप ध्यान से समझना, जीवन का सीधा सिद्धांत है, अगर आप हेवी क्वेश्चन निभा पा रहे हैं, इसका मतलब आपका कंसेप्ट इतना तगड़ा है कि आप स्टेप बाय स्टेप आए हैं। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन दे दो, निकल जाएगा आपसे, है ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना होता है, क्योंकि कंसेप्ट का नाम यही है। थ्योरम्स आप लिख तभी पाएंगे, डेफिनेशंस आप लिख तभी पाएंगे, आप हर चीज को समझ तभी पाएंगे जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सिर्फ रट रखा है कि ये पैटर्न आता है तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ये पैटर्न आए तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, सिर्फ नया पैटर्न आ जाएगा, अब क्या करना पड़ता है, वो पुराने पैटर्न लगाओगे उससे चलेगा नहीं। बेसिक अप्रोच लगानी है, और उस बेसिक अप्रोच से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन, ये तो हमने अभी निभाया है, इसलिए आपको सबसे आसान अगर बात है तो वो तो आनी चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है साहब, फर्स्ट ऑर्डर का, इसको लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। dy/dx + py = q,
where p and q are either constant or function of x। ये p और q कांस्टेंट भी हो सकते हैं या x के फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये x का फंक्शन या कांस्टेंट होंगे तो इसे हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये पैटर्न लिबनिट्ज ने दिया है सबसे पहले कि dy by dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, पी क्यू पी वाई इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए, एंड इट्स जनरल सॉल्यूशन। और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? इसका जनरल सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स होता है। वेयर जहां पर आई एफ क्या होता है, q हमें दिख रहा है, y हम लिख देंगे, आई एफ क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। तो ये लिबनिट्ज का दिया हुआ फॉर्मूला है, इस आई एफ को इधर और इस आई एफ को इधर लिख देंगे तो ये जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस अब आपको ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इसमें काम करना इंटीग्रल कैलकुलस का है। हालांकि इतने भयंकर इंटीग्रेशन नहीं आएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं होते, इनडेफिनेट इंटीग्रल होते हैं, है ना। लेकिन वो इनडेफिनेट इंटीग्रल भी आपको सॉल्व करना तो आना ही चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब इस पर क्वेश्चन कम आते हैं लीनियर के ऊपर, है ना, ये बचपन में बहुत आते थे। आपके क्वेश्चन आएंगे बर्नौली के ऊपर, ठीक है। बर्नौली एक और मैथमेटिशियन हुए हैं, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली का इक्वेशन क्या है, dy by dx प्लस पी वाई। आपको 90% जो साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, उनके नाम गणित में ही मिलेंगे। वो लोग पहले मैथमेटिक्स पढ़े हैं, गणित पढ़े हैं, और अगर गणित में कुछ अच्छा काम कर लिया है तो फिर वो उसकी एप्लीकेशन की बात करने लग गए, वो फिजिक्स हो गया, कुछ इंजीनियरिंग में चला गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैथमेटिक्स की जब एप्लीकेशन की चर्चा की जाएगी, और स्पेशली कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको ज्यादा मिलेंगे इन लोगों के नाम। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन यही तो है, और जब ये एप्लीकेशन है इसका मतलब क्या हुआ, ये अप्लाइड है, तो वो लोग फिजिक्स के हो गए बाद में जाके। वो जैसे बर्नौली आपने सुना होगा, जानते हैं ना, एक ऐसे उपाड़ी जैसा कंसेप्ट दिया है बर्नौली थ्योरम, है ना, तो वही कथा है, ठीक है साहब, ध्यान से समझिए। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन हमारी मैथमेटिक्स में क्या होती है, इस लिबनिट्ज की इक्वेशन को आगे बढ़ाया उन्होंने कहा कि dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू तो हो, लेकिन क्यू के मल्टीप्लाई में y की पावर n हो। यहां पर y कोई भी हो सकता है, साइन y कोस y ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, पर कुल मिलाकर क्या हो, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की पावर n, जहां पर p और q तो कांस्टेंट या x के फंक्शन होने चाहिए, और ये यहाँ y लिखा है तो y की पावर n। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, y और y की पावर n। इसी बर्नौली को उन्होंने जनरलाइज करके आगे और बढ़ाया कि यहाँ y की जगह कोई y का फंक्शन, और यहाँ पर कोई y के फंक्शन की कोई पावर, ऐसा हो सकता है। मतलब यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं, फाई वाई और शाई वाई, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको इसको, बर्नौली इक्वेशन है, इसको रिड्यूस कैसे करना है लिबनिट्ज इक्वेशन में। तो लिबनिट्ज के लीनियर इक्वेशन में इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस y की पावर n को डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन से। जब हम इस y की पावर n को डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन y की पावर n dy by dx प्लस पी वाई अपॉन y की पावर n इज इक्वल टू q। अब ये y की पावर n ऊपर जाएगा, y की पावर माइनस n, ये y की पावर n ऊपर जाएगा, y की पावर 1 माइनस n, ये y की पावर 1 ऑलरेडी है, और y की पावर n ऊपर जाएगा, y की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू क्या आ गया, q आ गया। अब आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत ध्यान से समझिए, आपको इसमें इस y की पावर 1 माइनस n को t मान लेना है या v मान लेना है, जो आपको उचित लगे। तो y की पावर 1 माइनस n को हम t मानते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस n y की पावर दिस माइनस 1, तो माइनस n आ जाएगा ऊपर, तो 1 माइनस n y की पावर माइनस n dy by dx इज इक्वल टू dt by dx। यहां से dy by dx y की पावर माइनस n dy by dx, क्योंकि हमें y की पावर माइनस n dy by dx की वैल्यू चाहिए, तो y की पावर माइनस n dy by dx की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 अपॉन 1 माइनस n dt by dx, यह वैल्यू आपको इस जगह पुट कर देनी है, 1 अपॉन 1 माइनस n dt by dx प्लस p इंटू, इसको हमने t लिखा है, तो प्लस p इंटू t इज इक्वल टू में q। यह आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। 1 माइनस n को इन तीनों से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो हो गया ना लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू q जैसा। तो यहाँ पर dy की जगह t आ गया है, अब dt by dx प्लस pt इज इक्वल टू q। ये या तो कांस्टेंट या x का फंक्शन, कांस्टेंट या x का फंक्शन t यहाँ, तो ये लिबनिट लीनियर हो गया। और लिबनिट लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, डन। तो ये लीनियर इक्वेशन एंड
रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। आपके लिए खुशी की बात है, क्या खुशी की बात है मार साहब? इस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो 9 मेथड होते हैं उसमें से 6 हम पढ़ चुके हैं। मार साहब कहां 6 पढ़ चुके हैं? वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लीनियर एंड रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं इनके सवालों की चर्चा करता हूं। और कल जो आपको 40 क्वेश्चन भेजे गए थे वो इससे बाहर एक भी नहीं है, सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। अभी जो कंसेप्ट बताया, हालांकि अब इसको थोड़ा और फास्ट करने के लिए, क्लीन करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, उसके लिए मैं इंस्पेक्शन और एग्जैक्ट मेथड और बताऊंगा। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इंस्पेक्शन मेथड बताऊंगा, उसके बाद आपके सवाल थोड़े और फास्ट होना चालू हो जाएंगे। बाकी ये सारे सवाल जो 40 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे वो या तो ऑर्डर या डिग्री या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर नॉन लीनियर, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, या फिर इन 6 मेथड से रिलेटेड थे। वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर। मैं कुछ क्वेश्चन पहले दिखाता हूं और फिर असाइनमेंट के कुछ सवाल जो नहीं हुए हैं आप लोगों से वो डिस्कस करता हूं। ध्यान से समझिए। जिन्होंने अभी तक अगर क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए हो तो असाइनमेंट के क्वेश्चन ट्राई कर लेना, वो प्रैक्टिस के लिए हैं। इसको CFPI, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CFPI से कर सकते हैं, लेकिन वहां जाओगे कुछ क्वेश्चन यहाँ के वहां आसान हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ के वहां मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अपना विवेक लगाना है कि किससे सॉल्व करना है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जरूरी नहीं एक ही तरीका हो। एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 4-4, 5-5 अलग अलग मेथड भी दिखेंगे। तो सर हम किससे सॉल्व करें? हमें ये देखना है कि जो आसान हो, है ना। एक ही गंतव्य पर पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन हम कौन सा चूज करते हैं? जो कंफर्टेबल हो, जो आसान हो, जहां पर जल्दी पहुंचा जा सके। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर नहीं, डायरेक्ट बर्नौली लिया है। दिख रहा ना, dy by dx प्लस पी वाई, 1y इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर n। y की पावर 3 है तो y की पावर 3 को डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन y की पावर 3 dy by dx प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर, क्योंकि y से y क्यूब कटेगा तो 1 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फिर मैंने आपको कहा था इसको हम t मानते हैं, ये dt by dx में कन्वर्ट हो जाता है। 1 अपॉन y स्क्वायर को t मान लिया, माइनस 2 अपॉन y क्यूब dy by dx। ये माइनस 2 अपॉन y क्यूब कहां से आ गया? 1 अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 अपॉन वाई क्यूब होता है, ये जानते हैं? बाई चांस नहीं जानते हो तो सीख लेंगे। 1 अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 2 अपॉन वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पड़ रहा है? ये समझ आ गया कैसे आया सबको? अब देखिए, तो अब हमने यहां से क्या किया, 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, माइनस 2 को डिवाइड में भेज दिया तो माइनस 1/2 डी टी बाई डी एक्स। तो 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस 1 अपॉन 2 डी टी बाई डी एक्स यहाँ लिख देंगे। ये प्लस में टी हमने लिखा ही था इज इक्वल टू 4। इस माइनस 2 को मल्टीप्लाई में भेज दो, डी टी बाई डी एक्स माइनस 2t इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया ना लीनियर लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का पैटर्न। तो आईएफ कैसे निकालते हैं? ई की पर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स माइनस 2 डी एक्स, माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 1 dx का इंटीग्रेशन x। 1 dx का इंटीग्रेशन x क्यों होता है? 1 का x होता है, क्योंकि सर हम जानते हैं कि 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रल का। अब आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ या फिर आप ऐसा लगा दो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसल इज इक्वल टू x। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। या फिर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो फॉर्मूले आपने याद किए हैं जीवन के अंदर। तो गौर से देखिए, कुल मिलाकर e की पावर माइनस 2 बाहर ले लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ dx विच इज x, तो माइनस 2x। ये if आ गया। जनरल सोल्यूशन क्या होगा? y इंटू आई एफ, वाई की जगह हमारे पास t है तो t इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू dx। t इंटू आई एफ ई की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q माइनस 8 इंटू ई की पावर माइनस 2x dx।
तो ये t की जगह 1/y² फिर से लिख दिया, 8 बाहर ले लिया -8, e की पावर -2x का इंटीग्रेशन e की पावर -2x बाय -2 प्लस c, -2 से -8 कट गया तो +4 आ गया, और 1/y² और ऐसा है, बस इसमें e की पावर 2x को भी डिवाइड में भेज दो, तो 1/y² = 4, e की पावर 2x से 2x कट गए, c1 e की पावर डिवाइड में -2x ऊपर जाएगा तो e की पावर +2x। बात समझ आ रही है? बर्नौली, इसी में लीनियर भी आ गया, ये लीनियर बन गई, इससे आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्या बात समझ आ रही है सूरवीरों? क्या पल्ले पड़ रही है कथा? 12वीं क्लास और ग्रेजुएशन के अंदर आप लोग इसको बिल्कुल शांति से और तसल्ली से पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी मैं फिर से पढ़ा रहा हूं, पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। खुशी की बात क्या है, ये जो मैं आपको पेपर पढ़ा रहा हूं, इस पेपर के अंदर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मेहनत आप लोगों को करनी पड़ती है। मुझे यहाँ पटकाना ही नहीं पड़ता है, जैसे मैं मॉडर्न लीनियर में पटकाता हूँ, नहीं दिख रहा तुम्हें, नहीं दिख रहा, परेशान हो रहा हूँ, तुम बैठे हो, क्या हुआ, एक ही सवाल हमारे साथ करते ही जा रहे हैं। क्वेश्चन स्पेस 4 दिन से क्वेश्चन स्पेस ही चल रहा, समझ आ रही कि नहीं? उसके एग्जांपल में ही खोए जा रहे हैं। तुमको नहीं दिख रहा W + अल्फा W + बीटा के बराबर होगा, दिख ही नहीं रहा है ना, पटका रहा हूं मैं यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक क्लास में 3 मेथड, दूसरी क्लास में अगले 3 मेथड, 6 मेथड कंप्लीट। अब इसके 500-600 सवाल करो, समझ आ रही कि नहीं आ रही है? यहाँ पर मामला आसान है, यहाँ पर इतना डिफिकल्ट जो है मामला नहीं है, समझ आ रही है? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब यहाँ पर भी आनंद आएगा, पर फिलहाल के लिए मामला इजी है। बात समझ आ रही है? समस्या ये रहेगी, चैलेंज हमारे लिए रहता है कि टेस्ट में क्या दिया जाए, है ना, क्योंकि सब आसान है, तो तुमको सब कुछ आता है, तो कुछ भी देंगे तो फिर तुम पूरे में से पूरे नहीं ले आओ, पर फिर भी नहीं ला पाओगे, ऐसी कोशिश करेंगे। ध्यान से समझिए, गौर से देखिए, बात समझ आ गई? रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सवाल किया है। लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन कि सर ये y × if बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q × if × dx वाला फॉर्मूला है, आपने हमको रटवा दिया, आया कैसे है? ये उसका प्रूव है। देखो, लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन जो है आपकी, वो होती है dy/dx + py = q, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लिया कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इसका क्या है, if है। सर इसका if कैसे निकला, वो भी बाद में बताऊंगा, कभी मौका मिल गया तो, इसमें आ गया तो। बाकी समझो, माना कि if का मतलब क्या होता है, अगर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाएगा, मतलब उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो dy/dx × e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, फिर ये p × y × if, मतलब e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, q × e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो गौर से देखना, इंस्पेक्शन यहां लगा रहा हूं मैं, इंस्पेक्शन मेथड, ध्यान से देखना इंस्पेक्शन क्या बला है। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं, गौर से देखना, y का डिफरेंशिएशन ये पीछे वाला एज इट इज, प्लस y एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx का e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डिफरेंस कट जाएगा, खाली p बच जाएगा। मैं बोल रहा हूं वो समझ आ रहा है क्या? y का डिफरेंशिएशन ये एज इट इज, y एज इट इज, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x, और जो ऊपर है उसका वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन कट जाएगा, ओनली p आ जाएगा, इज इक्वल टू में q इनटू ऐसा है, ठीक है। अब यहां पर ये डिफरेंशिएशन ऑफ दिस है, इस dx को इधर गुणा कर दो और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इनटू dx। अब गौर से देखना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट जाएगा तो क्या जाएगा, y इनटू if बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू if इनटू dx। इस तरीके से उन्होंने इसका जनरल सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला बनाया है कि y इनटू if बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू if इनटू dx, इंटीग्रल ऑफ q इनटू if इनटू dx, राइट। इसमें हमने ये if जो है उन्होंने मान के चले कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ये ऐसा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं आपको आगे दिखाऊंगा, रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा अगला टॉपिक आएगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हम देखेंगे, उससे पहले हम पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसकी चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको 2 असाइनमेंट भेजे थे, उनमें से 2, 4, 5 सवालों में दिक्कत है, और अगर जो राजू सिंह जी को दिक्कत आ रही है, इसका मतलब हो सकता उनमें कुछ ट्रिक हो, तो अभी चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिए।
फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एक असाइनमेंट आपको भेजा गया है प्रैक्टिस के लिए सिर्फ। असाइनमेंट फर्स्ट। हाँ जी साहब, आपके क्या क्या डाउट है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी विद्वानों, जो भी डाउट है फर्स्ट असाइनमेंट के जो डाउट है, अगर डाउट नहीं है तो मैं आपसे पूछने वाला हूं। हाँ जी राजू कुमार जी बोलिए। थर्ड डिग्री नहीं फाइंड हुआ, थर्ड और अगला 6th 11th। ऑफलाइन वालों को पूछता हूं, रुको ऑनलाइन वालों को बोलने दो। थर्ड 6th 11th और 19 और 20। बस ऑनलाइन में और किसी का कोई डाउट असाइनमेंट फर्स्ट को लेकर, किसी का भी असाइनमेंट फर्स्ट को लेकर कोई भी डाउट हो? सर असाइनमेंट हमें मिला नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो तो मैं असाइनमेंट भी आपको भिजवा देता हूं। बस ये लोड ले ही रहा है, पता नहीं राम जाने इन्होंने क्या किया है। चलिए, और किसी का 7th भी डाउट है? चलिए, शिवदयाल जी का डाउट है 7th। और कोई फर्स्ट असाइनमेंट का ऑफलाइन वालों कोई इनके अलावा और कोई डाउट हो तो बोलिए। नो मोर डाउट। चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान से समझिए। पहला असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। कौन सा फोर्थ? डिफरेंशियल इक्वेशन का ही? सर आपने 4 क्वेश्चन दिए थे, उसमें रेडियस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, उस वाले में कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें। चलिए पहले वो बता देते हैं डाउट, फिर असाइनमेंट पे आते हैं। मैंने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर 4 सवाल दिए थे आपको, ये फोर्थ वाला जो है उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है सर, पैरामीटर कितने होंगे, क्या होंगे? ये क्वेश्चन था फोर्थ। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल्स ऑफ रेडियस आर हुज सेंटर्स लाइज ऑन द वाई एक्सिस। जिनका सेंटर वाई एक्सिस पे हो ऐसे सर्कल्स, ये सवाल था फोर्थ वाला। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दी फैमिली ऑफ द कर्व, ऐसे सर्कल होंगे जिनका सेंटर किस पे है? वाई एक्सिस पे, और रेडियस इनकी फिक्स है। रेडियस इनकी क्या दे रखी है? आर दे रखी है, पर्टिकुलर दे रखी है। ठीक है, समझ आ रही है? अब गौर से देखिए, तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या होगा? इस वाई एक्सिस के ऊपर सेंटर हमेशा क्या होता है? 0, समथिंग। एक्स की वैल्यू तो यहां पर हमेशा 0 ही होगी, वाई की वैल्यू अलग अलग होती रहेगी, 0, के। तो बदल क्या रहा है इसमें? के बदल रहा है हर बार, आर फिक्स है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर ये 2 है, 2 यानी 4। आर की जगह कांस्टेंट है आर, तो ये ठीक है। दिस इज पर्टिकुलर कांस्टेंट, नॉट आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी तो के है। आर्बिट्ररी समझते हो ना क्या होता है? जो वैल्यू बदलती रहे। फैमिली में कौन बदल रहा है? के बदलता रहूंगा, पहला फैमिली का एक आदमी, फैमिली का दूसरा आदमी, के की जगह दूसरी वैल्यू, के की जगह तीसरी वैल्यू, के बदलता रहेगा। आर तो किसी में नहीं बदलेगा, सेम रेडियस के सर्कल है। देयर इज ओनली वन पैरामीटर। पैरामीटर कौन है? ओनली के ही है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ही बार डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। समझ आया? पल्ले पड़ा क्या? चलिए अब ध्यान से समझिए। अब हम आते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर, तो देखते हैं क्या ये सवाल है और इनका अप्रोच क्या था और कैसे निभाया, कैसे नहीं निभाया, क्यों नहीं हुए, क्यों हुए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साहब। सवाल तीसरा मेरे सामने है, ये मेरे हाथ में, अभी हम देख लेते हैं, ध्यान से समझिए। इफ m and n are the order and degree of the differential equation, then ऑर्डर और डिग्री क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये पूछा है। सवाल देखिए,
y डबल डैश की पावर 5 प्लस 4 इंटू, सभी अपना अपना जवाब तैयार रखें, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं क्योंकि आपको तो डाउट है ही नहीं, इसका मतलब आपने सॉल्व कर रखा है। y ट्रिपल डैश प्लस y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और आपसे पूछा है ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। सिंपल सा सर, 14 क्वेश्चन में भी डाउट है, चलिए 14 में डाउट है उसको भी ले लेते हैं साथ में। ध्यान से समझिए, गौर से देखिए, y डबल डैश की पावर 5 प्लस 4 इंटू वाई डबल डैश का क्यूब डिवाइडेड बाय वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। डन, गेटिंग? तो चलिए रक्षित से स्टार्ट करते हैं। रक्षित कुमार, और क्या होगा, डिग्री क्या होगा? ऑर्डर 3 डिग्री 2, ठीक है। तो रक्षित का मानना है कि इसका ऑर्डर 3 और डिग्री 2 होगा। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ललित का क्या मानना है? यही मानना है, ललित का भी यही मानना है कि सर ऑर्डर तो 3 होगा एंड डिग्री 2 होगा। विशाल का क्या मानना है? यही आंसर है सर, ऑर्डर 3 डिग्री 2 है। तो ध्यान से समझिए, अब इतने लोगों ने ऑर्डर 3 डिग्री 2 कहा है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगले सवाल पर आएंगे। तो ऑर्डर तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 3 बार दे रखा ना, वाई ट्रिपल डैश। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर तो 3 हो गया। डिग्री चाहिए हमें, तो डिग्री के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हाल होगा, y डबल डैश की पावर 5 इंटू वाई ट्रिपल डैश, y डबल डैश की पावर 5 इंटू वाई ट्रिपल डैश प्लस 4y डबल डैश का क्यूब प्लस एलसीएम ले रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, y ट्रिपल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के मल्टीप्लाई में y ट्रिपल डैश। तो इसका ऑर्डर 3 है, दिख रहा है हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसमें भी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो d3y बाई डी एक्स क्यूब की हाईएस्ट पावर 1 यहाँ 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या जाएगा 3 और डिग्री क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यही होगा, समझ आ रहा है? दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से समझो। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस बार भी ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। रो इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रो y डबल डैश इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डबल डैश का होल स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो हाल क्या हो जाएगा जनाब का, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो क्या मिल जाएगा साहब, रो स्क्वायर वाई डबल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर रेज टू दी पावर 3, ये हो जाएगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, ऑर्डर कितना आ रहा है, प्रियंका का क्या आंसर आएगा इस सवाल के अंदर, ऑर्डर 2 और एंड डिग्री भी 2। प्रियंका का मानना है ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2 है, ऑर्डर 2 डिग्री 2, क्योंकि वाई डबल डैश इसमें डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 2 हो गया, और जब हमने इसको फ्रैक्शनल पावर से फ्री किया तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए डिग्री भी 2 आ गया है। तो ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2, क्या समझ आ रहा है? 3rd और 6th दोनों समझ आ गए क्वेश्चन। चलिए अगला 7th 11 14 19 20, क्वेश्चन नंबर 7th देखिए साहब, इसलिए दिए गए आपको क्वेश्चन ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर एट एच के इज, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ऑर्डर पूछा है तो आपको फैमिली ऑफ कर्व लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, द फैमिली ऑफ
concentric circles according to problem the family of concentric circles centered at, इस पर है उनका सेंटर, सेंटर्ड एट एच के, एच के जिनका सेंटर हो, एच के जिनका सेंटर हो ऐसे, हाँ जी साहब चर्चा करते हैं, है ना। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जा रहा है। जैन साहब का मानना 1 है, अक्षित का क्या मानना है? 1, ललित 1, अक्षिता 1, दीक्षा अभी देखा नहीं है हमने, 1 तो आ रहा है पर अभी दुविधा लग रही है, ठीक है। प्रियंका, भावेश जी क्या मानना है? हाँ जी विचार करो। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। 7th क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड एट एच के इज, एच के जिनका सेंटर हो ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स का जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो कुछ विद्वान कह रहे हैं 1 आएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा करें तो गौर से देखिए साहब, यह आपको क्या दे रखा है, एच के, है ना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम द फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर एट दिस वन इज, क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ आ रही है? कितने पैरामीटर दिख रहे हैं इसके अंदर, आ रही है, ठीक है। ये एच के इन्होंने पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है, यानी एच और के इसमें पैरामीटर नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? वेयर आर इज द पैरामीटर, पैरामीटर कहिए या आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहिए, बाकी एच और के तो क्या है, पर्टिकुलर कांस्टेंट है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें कितने हैं, मात्र एक हैं, बिकॉज एच एंड के, हियर एच एंड के आर, क्योंकि यहां पर एच और के क्या है, पर्टिकुलर कांस्टेंट है। एच और के तो क्या है, पर्टिकुलर कांस्टेंट है। where r is the parameter and h comma k r पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब फिक्स वैल्यू 1,2 लिखा हुआ वैसा। ये तो पर्टिकुलर कांस्टेंट दे रखे हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ आ रही है? इलिप्स की इक्वेशन आर्बिट्ररी, कैसा इलिप्स मतलब क्या, क्या इलिप्स लेना चाह रहे हैं? थर्ड का आंसर क्या है, बोलो थर्ड का क्या था आंसर? एम और एन क्या क्या दे रखा है, एम ऑर्डर एन डिग्री, एम ऑर्डर एन डिग्री 3 2 आंसर डी।
चेक कर लेना आंसर ये आ रहा कि नहीं। सिक्स्थ में क्या पूछा है, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री आंसर ए। फिर सेवेंथ के अंदर क्या पूछा है, सेंटर्ड देन ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर ए, राइट। फिर सेवेंथ के बाद आप लोग पूछ रहे हैं अगले क्वेश्चन, सेवेंथ के बाद 11, 14, 19, 20, 11, 14, 19, 20। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए साहब, फैमिली ऑफ कर्व दिस रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू ए ई की पावर x cos x प्लस b ई की पावर x sin x, या फिर एक काम करो इसमें जैसा है वैसे रहने दो, e की पावर x a cos x प्लस b sin x। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए तो गौर से देखिए, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करके ए और बी को एलिमिनेट करना है, तो ध्यान से समझिए। यहां से सीधा सीधा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है पीछे वाला a cos x प्लस b sin x एज इट इज, प्लस में e की पावर x एज इट इज माइनस a sin x प्लस b cos x, अगेन डिफरेंशिएटेड, अगेन डिफरेंशिएट इट, फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या मिल जाएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका e की पावर x। इसको एक काम करो, इसको तो हम y लिख सकते हैं, तो ध्यान से समझिए, यह क्या गया y प्लस समथिंग समथिंग, तो इस y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस अभी समथिंग समथिंग का ही डिफरेंशिएशन करना है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x एज इट इज, प्लस e की पावर x एज इट इज माइनस a साइन x का a cos x b माइनस b साइन x। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश, यह तो अगर y डैश माइनस y करें तो ये आ रहा है ना, राइट। तो y डैश माइनस y, इसको मैं y डैश माइनस y लिख सकता हूं ना, y डैश माइनस y, ये y लिख रहा हूं मैं, तो y डैश माइनस y ये आ जाएगा, इसको ऐसा लिख दिया, और ये माइनस ऑफ e की पावर x और ऐसा, तो माइनस y आ जाएगा, ये माइनस कॉमन लूंगा तो y बन जाएगा ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही ये बात, तो ये स्वाहा नहीं हुआ, तो y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। आंसर कौन सा आ रहा है बताओ, बी फॉर बॉल। हाँ जी, कैसे हुआ वापस देख लीजिए, देखिए सब dy बाई डी एक्स, इसमें e की पावर x का डिफरेंशिएशन ये पीछे वाला एज इट इज, प्लस e की पावर x एज इट इज पीछे वाले का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x का cos x, ये लिख दिया। अब गौर से देखना, अब गौर से देखिए, तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, ये y डैश इज इक्वल टू, मैं इसको तो y लिख सकता हूं ना, प्लस में ये पीछे क्या गया, e की पावर x इंटू माइनस a साइन x प्लस b cos x। यहां से समझिए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस माइनस दिस, तो मैं e की पावर x इंटू माइनस a साइन x प्लस b cos x को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझिए, y माइनस y डैश माइनस y,
ये हमने अलग से इसको देख लिया है, इसकी वैल्यू, क्योंकि जीवन में बाद में हमारे काम आएगी इसकी वैल्यू, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा रख लिया। इसको 1 नाम दीजिए, इसको 2 नाम दीजिए। अगेन डिफरेंशिएटेड, अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो y डैश का d2 बाई dx स्क्वायर, y का dy बाई dx, इसमें u इंटू v, e की पर x का डिफरेंशिएशन e की पर x, ये पीछे वाला एज इट इज, प्लस e की पावर x एज इट इज, साइन x का cos x का माइनस साइन x डिफरेंशिएशन। अब इनमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये y डबल डैश है, ये इज इक्वल टू में y डैश है, इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या आ रही है, इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से दिख रही है क्या, तो ये y डैश माइनस y, और यह वाला माइनस कॉमन लूंगा तो e की पावर x a cos x प्लस b sin x, तो माइनस y आ जाएगा, ये माइनस y आ गया। क्या समझ आ रहा है, यहाँ पीछे लिख देना बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का उपयोग करके हमने ये लियाए हैं, फर्स्ट से इसकी वैल्यू और सॉरी सेकंड से इसकी वैल्यू और फर्स्ट से इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये y डबल डैश 2y डैश इधर आएगा तो 2 dy बाई dx माइनस 2y इधर आएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 0। क्या समझ आया, बस सर यही ही कंफ्यूजन हो रहा था, समझ आ गई ना बात, वो पिछले वाले क्वेश्चन में पूछ रहे होंगे शायद, इधर इसमें h k और r में से क्या लेना है, सिर्फ r आर्बिटरी है, बाकी h और k तो पर्टिकुलर दे रखे हैं सवाल के अंदर। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। आई थिंक इसके बाद 14 भी पूछ रहे हैं आप लोग, हाँ 14, 19 और 20 जल्दी से देखिए। और ये पहला असाइनमेंट है, दूसरा असाइनमेंट सॉल्व करके लेके आना घर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 19 और 20। 14 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 14 समझिए, y इज इक्वल टू ऐसा दे रखा है एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए साहब y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a x की पावर n प्लस 1 प्लस b x की पावर माइनस n, देन आपसे पूछा क्या है, x की पावर 2 डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, समझ आ रहा है। अब ध्यान से देखना, इसकी चर्चा अगर हम करें, ये हमें चाहिए तो गौर से देखिए, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और आनंद लेना है। डिफरेंशिएटेड, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करो क्या मिलेगा, y डैश इज इक्वल टू a n प्लस 1 x की पावर n प्लस की जगह माइनस बी एन एक्स की पावर माइनस एन माइनस 1, राइट, एन एक्स एन माइनस 1, एन एक्स एन माइनस 1। एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया कि नहीं कर दिया भाइयों बहनों, अगला एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, अगेन डिफरेंशिएटेड, यही करना है जैन साहब, अगेन डिफरेंशिएट इट, y डबल डैश इज इक्वल टू a इंटू n प्लस 1 x की पावर n माइनस 1, यहां आगे क्या आएगा, प्लस ऑफ b इंटू n प्लस 1 और x की पावर माइनस n प्लस 2, क्योंकि माइनस n माइनस 1 माइनस 1 आएगा तो माइनस n माइनस 2 हो जाएगा, उसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अब इनमें से n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ रहा है, सर ये कहां से आया, ये आगे आएगा और माइनस कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 और x की पावर ये माइनस 1 तो है माइनस n माइनस 2 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो n प्लस 2, ये कॉमन लिया तो a x की पावर n माइनस 1 प्लस b x की पावर माइनस ऑफ n प्लस 2। अब आपको ये चेक करना है कि इसका हल क्या है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे y डबल डैश को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को, तो आपने क्या किया होगा, गड़बड़ डिफरेंशिएशन गलत किया होगा, माइनस प्लस की गड़बड़ी इसलिए समस्या आ रही है। एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 तो अपनी जगह, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणा होगा तो a x की पावर एक्स स्क्वायर, आधार से में गाते जुड़ जाएगी n माइनस 1 प्लस 2 तो n प्लस 1 आ जाएगा, प्लस बी एक्स की पावर माइनस एन प्लस माइनस 2 प्लस 2 तो माइनस 2 से प्लस 2 कट जाएगा, माइनस n आ जाएगा, यही आपका y है, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू राइट y, देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा 14
14 में n इंटू एन प्लस वन वाई, आंसर बी आ जाएगा। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 14। अगला देखिए 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए साहब, असाइनमेंट फर्स्ट के 20 सवाल सॉल्व हो गए। तो आज की क्लास में 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। लेकिन पहला असाइनमेंट किस पर बेस्ड था? ऑर्डर डिग्री एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। सेकंड असाइनमेंट किस पर है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के ऊपर। थर्ड असाइनमेंट अभी आज और भेज देंगे, सॉल्व करके लेके आना। 15, आप बोल रहे हैं 19 और 20। अच्छा फैमिली, ये वापस वही है, परिवार दे रखा है और डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ए एक्स कॉस 1/x प्लस बी, जहां ए बी सी प्राचल है। सी कहां है रे? सी तो पैरामीटर नहीं है, ए बी ही पैरामीटर है। ग्रुप में इसका सॉल्यूशन भेजा था क्या? सूरवीरों ग्रुप भी देख लिया करो, वो ग्रुप आपके लिए ही है, आपके काम के हैं। ग्रुप में इसका पूरा सॉल्यूशन कह रहे हैं कि भेज रखा है। चलिए फिलहाल मैं सॉल्व कर देता हूं, पर ग्रुप में भी देख लिया करो, वो ग्रुप आप ही के काम के हैं जीवन में। चलिए साहब, खैर ध्यान से समझिए। ये देखिए साहब, दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, एबीसी 3 प्राचल, 3 है ही नहीं इसमें, है ना? तो गौर से देखिए, डिफरेंशिएट इट, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हाल होगा? y डैश q इंटू वी, ए कॉस 1/x प्लस बी प्लस ए एक्स एज इट इज कॉस का माइनस साइन 1/x प्लस बी और 1/x का माइनस 1/x² डिफरेंशिएशन। दिस इज y डैश। एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, इसको हम चलिए डिफरेंशिएट कर ही देते हैं। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटेड। अगर ग्रुप में कोई सॉल्यूशन भेजे और नहीं समझ में आता है, नहीं तो उसको पूछो उसी समय कि भाई ये इसमें ये तो झोल है ना, ये तो समस्या आ रही है। डिस्कशन करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सीरियसली लीजिए आप क्लासेस को और पढ़िए। y डबल डैश, सभी के सभी विद्वानों के लिए बोल रहा हूं, माइनस ए साइन 1/x प्लस बी इंटू 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x²। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? फिर अगला पीछे देखिए साहब, यहां पर पीछे अगर हम बात करें तो x का डिफरेंशिएशन 1, इसको थोड़ा कैंसिल वेंसिल कर ले, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ 1/x इंटू साइन ऑफ 1/x बचा, तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² साइन 1/x प्लस बी एज इट इज प्लस ए इंटू 1/x एज इट इज साइन 1/x का डिफरेंशिएशन कोस 1/x प्लस बी इंटू 1/x का माइनस 1/x²। अब आपको इसमें से ही दिमाग लगा के इन सबको गायब करना है, एबीसीडी को हटाना है। मार साहब कैसे हटाएंगे, अभी हटाते हैं, ध्यान से समझिए। कुछ कट पिट के कुछ पहले सिंप्लीफाई हो रहा हो तो कर लो, गौर से देखिए। ए एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x प्लस बी माइनस ए अपॉन x² साइन 1/x प्लस बी। ये प्लस में ये माइनस में स्वाहा, पीछे इधर माइनस ए अपॉन x³ कॉस ऑफ 1/x प्लस बी। तो यहां पर x डिवाइड में ले आओ, y/x लिख दो, a cos 1/x प्लस बी को, है ना? तो यहां से क्या पता चल रहा है, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस 1/x³ अपनी जगह है, पीछे a cos 1/x प्लस बी, a cos 1/x प्लस बी y/x हो जाएगा, लिख दो y/x। समझ आ रहा है कहां से लाया ये मैं? 1 से।
a cos 1/x प्लस b को मैंने ऐसा लिख दिया, सिंप्लीफाई कर दीजिए, इंप्लाइज x की पावर 4 इंटू d2y/dx स्क्वायर, इधर एलसीएम माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या इसी रूप में है? क्या इसी रूप में है? तो आंसर क्या आ गया? बी आ गया है, आई थिंक सो। यस, डन। 28 आखिरी वाला देखिए साहब, the differential equation for which this is given by differential equation मानी sin x sin inverse x plus sin inverse y is equal to c, sin inverse x plus sin inverse y is equal to c, राइट? तो यहीं से डिफरेंशिएशन करें या फिर फॉर्मूला लगा दें। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, क्या यही फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो उसके लिए गौर से देखिए, ठीक है? अगर यही फॉर्मूला है कि नहीं तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको थीटा इसको फाई लिख देता हूं तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन फाई। लिख दो यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर का अंडर रूट कोस, साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा प्लस साइन फाई कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस फाई, कोस थीटा साइन फाई, तो ये साइन, ठीक है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा। तो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन थीटा प्लस फाई, साइन इनवर्स से साइन स्वा हो गया, थीटा प्लस फाई, थीटा इज दिस, फाई इज दिस, दिस इज फाइन। मार साहब क्या बोले? हम ये बोले कि इसका ये फॉर्मूला अगर याद नहीं हो तो कैसे चेक कर सकते हैं? इसको थीटा इसको फाई लिख दिया और एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट कर दी, वापस वो आ गया, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां से एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन सी आ गया। खेल खत्म, डिफरेंशिएटेड आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएट इट, इसका डिफरेंशिएशन कर दो u इंटू वी से, x का डिफरेंशियल 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस x एज इट इज अंडर रूट का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y, y का dy बाय dx प्लस ये u इंटू वी से डिफरेंशियल कर दिया है, y का डिफरेंशियल dy बाय dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर y एज इट इज अंडर रूट का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इज इक्वल टू साइन सी का डिफरेंशियल 0। सिंप्लीफाई कर दो इसको। मार साहब उससे तो और भी डायरेक्ट हो रहा है ना? ठीक है, अब जिससे उससे भी कर सकते हैं, या फॉर्मूला लगाने का लगा कि साइन सी, और इससे है ना यहाँ पर मामला और थोड़ा उलझने जैसा लग रहा है। हालांकि डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ आ रहे हैं, अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। समस्या वो है ना? यहां से आंसर आपका उस पैटर्न में दे रखा होगा कि उसी से डिफरेंशिएशन करके, अगर आंसर इस पैटर्न में दिया हुआ होता तो इस तरीके से करना पड़ता। खैर उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ से इन दोनों से तो क्या हाल होगा, गौर से देखिए। अगर डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया इज इक्वल टू के अंदर, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये प्लस का एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर आंसर इस शक्ल में दिया होता तो ये वाला मेथड जो है सबसे जल्दी पहुंचाता, लेकिन आपका आंसर जो है वो इस पैटर्न में नहीं दे रखा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने की बजाय यहीं से डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट इट, इसका डिफरेंशियल साइन इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट, और साइन इनवर्स वाई का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बस इन्होंने इसी शक्ल में आंसर दे रखा है, इन्होंने आंसर ही इसी पैटर्न में दे रखा है, तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है, ये भी आंसर है, पर इस शक्ल में दिया हुआ होता तो हम ये ठीक रहता, पर आंसर इस शक्ल में दे रखा है तो ऐसा कर लीजिए। तो इससे आंसर आपका क्या आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, बी है आंसर, बिल्कुल समझ आ रही है। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, आ जाएगा वो, पर समय लगेगा, इससे बढ़िया है कि हम डायरेक्ट ही हाँ डिफरेंशिएशन कर दे अंडर रूट ऑफ दिस, है ना, तो डायरेक्ट, क्योंकि आंसर की शक्लें ऐसी है, मुझे लगा कि आपसे हुआ नहीं, इसका मतलब इस तरीके में नहीं दे रखा होगा, इस तरीके में दे रखा होगा, इसलिए हमने साइन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया, लेकिन ये तो लड्डू ही दे रखा था, ऐसा दे रखा था फिर तो डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट दूसरी स्टेप में आंसर आ रहा है। समझ आ रही है। ये थे आपके 20 सवाल जो डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड थे। अगला असाइनमेंट आपको जो दे रखा है वो किसके ऊपर बेस्ड है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले विद्वान। डन, कंप्लीट। चलिए साहब, आज की क्लास के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आपको ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बताए हैं। और फिर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ जी, और सब 4-4 क्लासें हो रही है, मजा आ गया ना, धन्य हो गया आपका जीवन। तो बंद करवा देते हैं, आप बोलो कितनी बंद करवानी है, अब भी बंद करवा देते हैं, 2 मिनट लगेंगे। अगर क्लासेस ज्यादा हो रही है, पहली बार हमारा बैच आया है, जब बोल रहे हैं लोग कि सर क्लासें बहुत ज्यादा हो रही है, तो फिर तो धन्यवाद, आनंद ही आएंगे फिर तो। अरे भाई मैं कहाँ चला गया हूँ, मैं खुद गुम गया हूँ। समझ रहा हूँ मैं, अपन कम कर देंगे थोड़ा। हाँ जी बोलिए, ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हैं। क्लास तो मार साहब कितनी भी लो आप, पर थोड़ा सा ब्रेक चाहिए बीच में, है ना। चलो बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी रख लेंगे, है ना। क्लास भी सर ज्यादा मत करो, कम करो, करते हैं अभी, घबराई नहीं। हाँ बिल्कुल, आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। बिल्कुल क्लासें बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है ना। 25, चलिए। मैं कहाँ खो रहा हूँ, छब्बीस पे ही तो हूँ। मर साहब क्या कर रहे हो, 1 मिनट बस।
क्या बात है, मजा आ गया। हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है, पहली बार ऐसा पहली बार नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको लग रहा हो कि मार साहब सेल भी पढ़ना पड़ता है, फिर टाइम ही नहीं मिल रहा जीवन के अंदर पढ़ने का, फिर सभी सब्जेक्ट को भी टाइम देना पड़ता है सर। बिल्कुल सभी सब्जेक्ट को भी टाइम देंगे सर। नोट्स और लेक्चर उतारने में ही समय चला जाता है, तो फिर हम तो कब पढ़ेंगे, है ना। चलिए अभी उस बात पर आते हैं, ठीक है। पहले मैं कुछ काम कर रहा था तो बोल नहीं पाया ढंग से। चलिए ठीक है साहब। तो अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो उसका समय निकालने का हम जो है प्रयत्न करते हैं कि आपको पढ़ने का समय कैसे मिल सके, ठीक है। तो उसके लिए जो है कोशिश की जाएगी कि आपको पढ़ने का समय मिल सके। मार साहब हम पढ़ना चाह रहे हैं पर पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि टाइम इसी में चला जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, उसका टाइम मैनेजमेंट दुनिया का सबसे बड़ा इशू है। टाइम मैनेजमेंट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है कि मार साहब समय को कैसे मैनेज किया जाए। अब सुन के देखना, आप बात को ध्यान से समझना। हमार क्लास होती है, आप सोचना विचार करना और फिर आपको लगेगा मार साहब बात तो ठीक बोल रहे हैं। गौर से देखना, हमार क्लास होती है सुबह 8, सवा 8, साढ़े 8, है ना। सवा 8, साढ़े 8 बजे से लेकर 12, साढ़े 12। जब सुदीप सर आ जाए उस दिन 1, 1:30, हाईएस्ट मान लो 1 बज गई, 1:30, 1:30। तो ये जो आपकी दिली तमन्ना है ना, दिली इच्छा है, ये दिली इच्छा आपको सुदीप सर को बोलना है कि सर आपकी क्लास बीच में पहले रख लो। देखो मैं मेरी क्लास पहले ही छोड़ दूंगा, एक कम ले लूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और सुदीप सर अगर 12 बजे आएंगे तो फिर 12 से 1, 1:30 उनकी होगी। तो नहीं, पढ़ना तो है ही, पढ़ना मुझे पता है, पढ़ना है। माना कि 1:30 बजे तक हो रही है, मैं पहले तो आपका जो प्रश्न है उसको बता रहा हूं, फिर उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। उसको भी कम करना होगा तो करेंगे अपन, पर एक बार जो चल रहा है मैं उसकी बात बता रहा हूं। मैंने तो वैसे 1:30 बजे तक कभी ली नहीं है, मैं तो 1 बजे तक हाईएस्ट लेता हूं, पर फिर भी बाई चांस सुदीप सर भी ले रहे हैं तो 1:30 मान लो। 8:30 to 1:30, 8:30 से 1:30। मेरा जो बालक है ना पहली क्लास में है, फर्स्ट क्लास में है मेरा बच्चा, वो इधर उधर घूमता रहता है, कभी कभी आपने देखा होगा। वो फर्स्ट क्लास में है, सुबह 7:30 बजे उसका स्कूल होता है, ठीक है। 2 बजे छुट्टी होती है, 7:30 से 2। उसके सब्जेक्ट हैं ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, फिर साथ में मैथ्स, और पता नहीं कोई ड्राइंग, पेंटिंग में, म्यूजिक में, और भी बहुत सारे। और उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जो होमवर्क आता है ना रोज, अगर आप देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। उसकी मम्मा है, वो मम्मा पूरे दिन मम्मा ही मम्मा होती है, पूरे दिन ईवीएस में ये होमवर्क दिया है, आज आज इंग्लिश में ये मिल गया, ये लर्न करना है, ये करना है। वो उस समय शाम को आके रात तक, जब तक कि जो है सोता नहीं है तब तक, मेरे वो उसमें होमवर्क हो गया, आज तो मेरे होमवर्क बहुत कम मिला है पापा जी, आज तो आनंद है, आज तो खेलेंगे, आज तो होमवर्क कम मिला है, कल छुट्टी है, ये मैडम कितने खराब है, छुट्टी हो तो होमवर्क ज्यादा दे दिया है। क्योंकि जनरली बच्चों में मैडम ज्यादा होती है, छोटी क्लासों में जो है वहां मैडम, क्यों, क्योंकि मैडम ले खिलाने में ठीक रहता है ना। तो वो जनरली जो है मैडम। पर सोच के देखो आप, वो पहली क्लास का छोरा जितनी मेहनत कर रहा है, उतनी मेहनत उसकी आधी, उतनी नहीं, उसकी आधी आप कर लो, आप इंडिया के सिरमौर जो इंस्टीट्यूट है वहां पहुंच जाओगे। खाली उस मेरे जो पहली क्लास का जो बालक है, मेरा ही नहीं, इंडिया का जो पहली क्लास का बच्चा है, वो जितना पढ़ रहा है ना, उसका आधा पढ़ लो आप, उसका आधा टाइम तो निकाल लो। सर उसके जीवन में उसके गर्लफ्रेंड थोड़ी होती, वो जवान थोड़ी है, उसके शरीर में कोई केमिकल लोचा थोड़ी, हमारे शरीर में केमिकल लोचा है। मैं उसका भी इलाज बताऊंगा आपको कि आपके जीवन में जो केमिकल लोचा, आपका समय कहां जा रहा है मैं बताता हूं, आपका समय जा कहां रहा है। हालांकि नो डाउट आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को समय की कमी पड़ रही है, मैं पहले तो उनको एक बता दूं, हालांकि उसके बाद फिर हमारी तरफ से भी हम कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा, सर को भी बोलेंगे, सुदीप सर को थोड़ा हम कम करेंगे क्लासेस को। ये तो आप तब कह रहे हैं, है ना, अभी सुदीप सर रंग में तो आए नहीं है, उससे पहले तुम्हारा क्या हाल है। जिस दिन सुदीप सर रंग में आ गए उसके बाद तो तुम्हारा क्या ही होगा। चलिए खैर वो बात की बात है,
फिलहाल गौर से देखो, अभी तो खाली मैं रंग में चल रहा हूं थोड़ा बहुत, वो भी मैं भी पूर्ण रूप से तो रंग में आया भी नहीं हूं। चलिए फिलहाल समझो समझो समझो, 8:30 से 1:30 होते हैं 5 घंटे, 24 में से गए 5 घंटे, 19 घंटे हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, न नाम लेते हैं, न पूछते हैं, न कुछ भी नहीं। सर 19 में से हमारा सोना नहीं पड़ता क्या? खाना पीना और सोना, 6 घंटे सोना, 2 घंटे खाना पीना, 6 और 2 8, 19 में से 8 गए, बच कितने गए? 11। 1 घंटा घूमना फिरना, ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर, बच कितने गए? 10 घंटे। मैं तो कह रहा हूं 10 नहीं, 5 घंटे भी आप सेल्फ स्टडी करोगे ना तो झंडे गाड़ दोगे दुनिया के अंदर। खाली 5 घंटे सेल्फ स्टडी, और 5 घंटे अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए, है ना, चैटिंग फेटिंग ये वो वगैरह वगैरह। सर ऐसे थोड़ी होता है, आपने पता नहीं गिन के बता दिया। ऐसे मैं बताता हूं आपके साथ समस्या क्या हो रही है, मैं देख भी रहा हूं आप लोगों को और ऑब्जर्व भी कर रहा हूं। मैं बताता हूं आपके साथ, मैं जितना 5 मिनट में पढ़ लेता हूं ना, वो आप लोग 3 घंटे में पढ़ रहे हो। मैं बताता हूं आपको, जितना 5 मिनट लगते हैं मेरे को किसी चीज को, आपको ऐसे क्या लगता है हमें भी आपको पढ़ाने के लिए कुछ कुछ पढ़ना पड़ता है? ऐसे थोड़ी हम ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कितनी क्लासें हैं दिन भर की, उसके लिए हमें भी पढ़ना पड़ता है। तो कोई टॉपिक हम देख रहे हैं, मुझे कोई टॉपिक देखने में जितना समय लगता है, आपको उस टॉपिक को देखने में 5 गुना 10 गुना ज्यादा समय लग रहा है। क्यों लग रहा है पता है? पेज खोला, पहला सवाल, ये कैसे हो रहा है? हाँ आजकल तो भारी चल रहे हो, चलो वो चलो ठीक है, चलो चलो नहीं आई डिस्टर्ब नहीं, अब पढ़ाई चालू, फिर पढ़ाई चालू, वापिस वापिस पढ़ाई चालू, इधर टुड़ुंग टुड़ुंग बजा कुछ, अरे यार ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है इंडिया में, क्या हो रहा है यार पता नहीं। वो इंडिया खत्म, थोड़ी देर बाद वापस चालू करी, डिस्कशन चल रहा, उदयपुर आ गया, बीच में पाकिस्तान आ जाएगा, कहीं पाकिस्तान आ गया। आपको फोकस्ड होके मौन लेके पढ़ना पड़ेगा। डिस्कशन का फिक्स टाइम रखो कि इस टाइम हमें डिस्कशन रखना है, इस टाइम तो मैं चुप मौन हूं। आप मौन रह के जितना पढ़ पाओगे, जितना इफिशिएंटली, आपको ताज्जुब होगा, लोग इतना कहते हैं टाइम मैनेजमेंट का अर्थ समझना, 24 घंटे में 40 घंटे काम कर लेते हैं। उनका मानना कैसे 24 घंटे में 40 घंटे काम कैसे होते हैं? 24 घंटे में 40 घंटे काम हो जाता है। लोग तो इतना तुलना कर चुके हैं, 3 लाइनें पढ़ी और 7 लाइनें सीख ली। मार साहब 3 लाइनें पढ़ के 7 लाइनें कैसे सीख ली? वो जो कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करने का तात्पर्य क्या है? उसने जो लिखा नहीं है वो भी समझ लिया उस आदमी ने कि इसका मतलब ये भी होता है, ये भी होता है। कहने का तात्पर्य है, आप ये कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 घंटे में 5 घंटे तो पढ़ो। आप लोग 5 घंटे में 20 मिनट पढ़ते हैं, समय गया बस 3 घंटे का, और पढ़ा लिखा कुछ है नहीं। लग यूं रहा है कि हम तो भारी माहौल लग रहा है, हम तो बहुत बैठ रहे हैं। बैठने से नहीं होता ना, फोकस्ड होके बैठना। मन जब थका हुआ है, नींद निकाल लो, रेस्ट कर लो, मुंह धो लो, डांस कर लो, घूम लो। जब यूं है कि अब पूरी ऊर्जा है, उस समय आप किताब खोल के बैठिए, उस समय आप बैठिए, उस समय डिस्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं। जब बोरिंग हो रहा है, आप सब एक फिक्स टाइम डिसाइड करके कि उस समय है डिस्कशन करूंगा। सवाल तो एक लिया नहीं ना, डिस्कशन चालू, सवाल तो कुछ किए नहीं। डिस्कशन का मतलब आप डिस्कशन में खाली सिर्फ सवाल का ही डिस्कशन कर रहे हो तो चल जाता है, साथ साथ में जीवन के सारे डिस्कशन चालू है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपको पढ़ने वक्त मोबाइल को तो स्विच ऑफ कर लेना है। मार साहब हमारा असाइनमेंट ग्रुप में ही आता है, वहीं से करना पड़ता है। बाई चांस असाइनमेंट जब सॉल्व कर रहे हो तब मोबाइल चालू कर लो, उस समय भी फ्लाइट मोड होता है। एक असाइनमेंट ले लिया, आ गया ग्रुप में, इंटरनेट का काम हो गया, फ्लाइट मोड डाल दो। फ्लाइट मोड डाल दिया, मैसेज आएगा नहीं, वो आपको पता ही नहीं चल रहा है। वो जो सुदीप सर कहते हैं ना, क्या अपना काउंट करना मोबाइल टाइम, आप हाँ स्क्रीन टाइम, आपको ताज्जुब होगा। मैंने व्हाट्सएप का एक समय रख रखा है कि व्हाट्सएप या सोशल मीडिया जितने, क्योंकि मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया है, उसको मैं शनिवार रविवार टाइम दूंगा, है ना, मैं थोड़ा शनिवार रविवार टाइम दूंगा। आपको ताज्जुब होगा, 13 अगस्त को लास्ट मैंने व्हाट्सएप पूरा फिनिश किया था कि हम जो जो भी मैसेज हैं 13 अगस्त, ये पता नहीं 13 आ जाएगी, महीना हो जाएगा पूरा। बीच बीच में बहुत इमरजेंसी कोई फोन कर, सर प्लीज अब तो अति हो गए, मैंने 1 मिनट रुक भाई, तेरे नंबर पे ऑल हाय लिख के भेज, अभी का भी अर्जेंट, तो मैं रिप्लाई करता हूँ। तुम्हारे तो क्या है, व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो ग्रुप मैंने ऊपर पिन कर रखे 3 कि ये 3 तो मैं जल्दी जल्दी जो है इनको क्या है, इनमें क्या है, लिंक भी भेजना पड़ता है तो वो देख लेता हूँ। उसके नीचे बहुत इमरजेंसी बहुत अर्जेंट अर्जेंट मैसेज पड़े हुए हैं,
है ना। श्याम जी मार साहब से मेरी बात नहीं हो पा रही, वो 5 दिन से कोशिश कर रहे हैं, उनका एक काम अटका हुआ पड़ा है। आप जब तक दूर रहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा टाइम पहले से इतना शेड्यूल्ड है, इतना बुक्ड है। आपकी क्लास होती है यहाँ पर 12-1 बजे तक हुई, 3 बजे से मेरी वापस रात को 8 बजे तक क्लास है। अब सोचो आदमी यहाँ भी क्लास ले रहा है 5 घंटे की, शाम को भी 5 घंटे की क्लासेस चल रही है, तो फिर आदमी क्या करेगा? उसके बाद थक ही जाता है। फिर ये इतनी 10 घंटे की क्लास लेनी, थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जीवन हो गया खत्म। तो आपको अपने आप को बांधना पड़ेगा, जब तक आप बांधोगे नहीं, होगा नहीं। तो ठीक है, क्लासेस में भी हम कोशिश करेंगे कि 3 घंटे 4 घंटे, हम 2 घंटे भी निकाल देंगे। हमने सिर्फ 2 घंटे भी क्लास रख ली ना, तो आपके पास 22 घंटे बच गए। हाल वही होना है, तो भी 22 घंटों में भी वही होना है। थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में भी डिफरेंस लाइए। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पास कितना समय बच रहा है, आप उसको विचार ही नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ 1 घंटे की क्लास कम होगी तो हमारे पास बहुत ज्यादा समय आ जाएगा, आपके पास 5 मिनट ही आए, क्योंकि अब तो घंटे में पढ़ते ही 5 मिनट है। तो 1 घंटा बढ़ भी गया आपके जीवन में। अगर हमारी क्लास कम होने से, तो आप पढ़ेंगे 5 मिनट, और यहाँ 1 घंटा जो होता है ना, उसमें आप इफेक्टिवली 40 मिनट पढ़ लेते हो। यहाँ 1 घंटे की क्लास में 40 मिनट, बीच बीच में आप हालांकि इधर उधर यहाँ पे भी, क्यों? क्योंकि वो आप में फोकस है नहीं ना, एकाग्रता इतनी है नहीं। एकाग्रता को बढ़ाइए, तो जाके आनंद आएगा। चलिए खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हम भी क्लास का शेड्यूल करेंगे कि बहुत कम रख लिया जाए। हमारा उद्देश्य 8 से 11, यही हमारी क्लास का शेड्यूल रहने वाला है। बहुत जल्दी मैं इस पर स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ। सुदीप सर को भी कहेंगे कि वो 10 से 11 आ जाए। बहुत, हाँ, वो बहुत जल्दी हम, है ना, कि हम उसको 8 से 11, पहले 8 से 12 करेंगे, फिर 8 से 11 कर देंगे। इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। तुमको लग रहा है ये ठाले हैं, ठाले नहीं है। हमारे बैच पे बैच अनाउंस करने बाकी हैं, एमएससी की कोर्सेज जो है कंप्लीट करने बाकी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जीवन के अंदर। तो इसलिए बहुत जल्दी हम 8 से 11 करेंगे, तो बहुत जल्दी आपको कम समय मिलेगा। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट, आपको जो समय नहीं मिल रहा ना, उसके पीछे कारण मैं बता रहा हूं। सोने में आपको पता ही नहीं चल रहा, 8 भी हो रहे हैं, 10 भी हो रहे हैं, 12 भी हो रहे हैं। सर सोने का तो इतना कुछ नहीं है। अरे तो सो जाओ, इससे तो और बढ़िया है। नहीं सो के भी आप बैठे बैठे गप्पे लगा रहे हो, या फिर टाइम 4 घंटे में 1 घंटा पढ़ रहे हो, मतलब क्या है? 4 घंटे में 8 घंटा पढ़ो। और उसके लिए पढ़ने का एक तरीका बता रहा हूं, मौन ले लो। मेरे मौन है। डिस्कशन का एक फिक्स टाइम रखो। साथ बैठ के भी अगर आप पढ़ रहे हो, ग्रुप स्टडी भी कर रहे हो, तो ग्रुप स्टडी में ये थोड़ी कि बार बार पढ़ना है, बार बार डिस्कशन करना है। भाई सब अपने अपने पर्सनल सवाल लाओ, तैयार करो, बाद में अपन इस टाइम पे डिस्कस करेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? 2 घंटे करेंगे, 1 घंटा करेंगे, 3 घंटा करेंगे, कुछ टाइम तो डिसाइड करो। पूरे दिन बैठे बैठे डिस्कशन ही चल रहा है। हर आदमी कुछ अपना कुछ डिस्कशन कर रहा है, कोई अपना कुछ डिस्कशन करो, कोई अपनी जिंदगी डिस्कस कर रहा है ना। जिंदगियों का डिस्कशन मत किया करो, जिंदगी में कुछ भी है ही नहीं, खाली डिब्बे हो, है ना। तो इनमें अभी कुछ पहले डालने के लिए समय निकालिए। मैं आपको बता रहा हूं ना, जितना, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सर सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं मिल रहा, हम 3, 4, 5 घंटे क्लास ले रहे हैं। अगर 5 घंटे भी ले रहे हैं, तो उसके बावजूद 19 घंटे, 8 घंटे आपने सोने के और खाने पीने के निकाल दिए, तो भी 11 घंटे बच रहे हैं। 11 घंटे बहुत होता है। अगर आप एक दिन में 11 घंटे पढ़ोगे ना, तो कुछ भारी, इतना सब होमवर्क कंप्लीट हो हुआ के खत्म हो जाएंगे। हालांकि थोड़ा लिखना भी पड़ता है आपको, और थोड़ा स्पीड कम है, स्पीड बढ़ाइए। लिखना है वो इतना अच्छे से लिख दो बस कि अपने को समझ आ जाए। राइटिंग जमा जमा के और शांति से और बिल्कुल धीरज के साथ, इतना भी नहीं लिखना है। जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा सा नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये देखो कि आप इतनी देर से, और यार मैं इतनी देर से बैठा हूँ, आधे घंटे से सवाल तो एक ही किया है, या फिर टाइम तो 4 मिनट जितना ही दिया है, तो उठ जाओ, बाहर जाओ, डांस कर लो रोड पे, है ना, मुंह धो लो, सो जाओ। पर टाइम जो है, फोकस जब आपको लगे ना मन पवित्र है, साफ है, शांत है, एकाग्रचित्त, तो उस समय पढ़ो। फोकस से पढ़ोगे तो कम टाइम में ज्यादा पढ़ लोगे। वरना होता क्या है, यहां से यहां तक पढ़ा, अरे यार क्या था ये, वापस यहां से यहां तक पढ़ा, और ये क्या था, वापस वहां से वहां तक पढ़ा, 3 बार पढ़े ही जा रहे हैं, और अभी तक समझ नहीं आ रहा वो थ्योरम क्या थी, अब बोल क्या रहा है वो डेफिनेशन। इसलिए फोकस कीजिए। चलिए फिलहाल आज की क्लास के स्क्रीनशॉट दिलवाते हैं, ध्यान से समझिए। यहां से स्टार्ट कीजिए। ये तो पिछली क्लास में हमने सॉल्व कर लिए थे, ये फोर्थ मैंने वापस बताया था, फिफ्थ वाला, और यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चंस पहले, फिर उसके बाद सॉल्यूशन, और उसके क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है साहब, डन? समय निकालिए जरूर। किसके? हाँ, ये ऑनलाइन वाले भी बाई चांस कोई इजी क्वेश्चंस हैं, तो इजी क्वेश्चंस आप ग्रुप में फोटो खींच के भेज दीजिए। आपके ग्रुप में आ रहे हैं ना क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लिया, फोटो, ये भी किसी को हो गया हो तो कोई बता देगा, देखो इसमें ऐसे हो रहा है, इसकी डिग्री, इसको ऐसा लिख दिया, इसका ये जो मैंने लिखे 3 अक्षर, यही 3 अक्षर उन्होंने लिख दिए, तो जल्दी हो जाएगा। तो बहुत सारे जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो बहुत आसान है,
वो क्वेश्चंस मेरे पास नहीं आएंगे, मेरे पास थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आएंगे ताकि वो डिस्कस करने में मजा आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िए, ग्रुप में फोटो खींच के भेज दो, कोई न कोई जवाब दे देगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और कोई न कोई रिप्लाई देगा तो आपको पता चलेगा। और उस ग्रुप को आप अपना क्लास मानिए, उसको भी यूं नहीं कि पूरे दिन भर देख ही रहे हो, टुडुक मैसेज किसने मैसेज डाला, अरे एक बार देख लो दिन में, कभी आपको जरूरत है तब कि मैंने क्वेश्चन भेजा था उसका आंसर आया कि नहीं आया। ऐसे तो है नहीं कि आप अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अरे लेके थोड़ी बैठना है, ले लिया, अब अगला सवाल करो, आ जाएगा आंसर उसका, फोटो खींच के भेज दो, जिसको जब देखेगा तब अपलोड कर देगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? समय ये बड़ा इशू है, भयंकर है ना। मेरे गांव में, मेरे गली मोहल्ले चौराहे में, या मेरे आसपास जहां मैं अभी रह रहा हूं, उसमें जो बिल्कुल ठाले हैं, चौधरी बात, जो चौधरी बैठते हैं खाली, उनको पूछो, टाइम ही नहीं है यार, जल्दी कर तू, तो कहीं चौधरी बैठना जाके, टाइम ही नहीं है। जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे उनके पास भी टाइम नहीं है, समय की कमी है, सबके पास है समय की कमी है ही, इतनी छोटी सी जिंदगानी है। चलिए खैर, सबके पास कमी है, पर उसको कमी को पूरा करने के लिए एटीट्यूड में डिफरेंस लाना पड़ेगा। आपको सोच के ताज्जुब होगा, है ना, जो आदमी सबसे ज्यादा बिजी है, 18 घंटे काम कर रहा है, उसके पास भी टाइम की कमी है, और जो 1 घंटे काम कर रहा है उसके पास भी टाइम की कमी है। 24 घंटे में 1 घंटा है, फिर भी टाइम है ही नहीं यार, क्या करूं, क्यों उसका टाइम हर कहीं जा रहा है अननेसेसरली। चलिए ये लीजिए स्क्रीनशॉट ऑफ 14 डन। हम वैसे क्लास को, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, मेरे एमएससी का बैच स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद क्लास जो है फिक्स हो जाएगी आपकी 8 से 11, हाईएस्ट ये है बस। और भी पहले कोशिश करेंगे 7 से जो है 10 रख लें, हालांकि पर अब जमाना बदल गया है, पहले हमारी 7 से 10 ही हुआ करती थी, पर अब जनरेशन अलग आ गई है। 7 बजे इतना जल्दी उठना, रात में क्लास है ये, तो यूं कह देते हैं लोग, ये कोई सर रात में भी क्लास लेते हो आप 7 बजे, ये कोई बात हुई? अब वो पॉसिबल नहीं है ना, कुछ लोग आ जाएंगे 2 4 5, लेकिन सबका मानस 8 बजे ठीक है। 6 बजे क्लास लिया करता था मैं सर्दियों में, 6 बजे अंधेरे में, है ना, अंधेरा ही होता है सर्दियों में तो, 6 साढ़े 6 7 बजे तक अंधेरा होता है, 7 साढ़े 7 तक अंधेरे में होते थे वो एमएससी के सारे छोरे, हमेशा आके फिर वो पता नहीं कितने ही बेच होते थे, कितने ही दौड़ते थे। तुमको 6 बजे बुला दिया जाए तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हाँ जी बोलिए। सेंटर अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन में, हमारे साथ बस में जो है एग्जाम देने आना चाहते हैं, तो आपको सेंटर जोधपुर फिल करना है, कल की क्लास में मैंने बताया था। तो जोधपुर सेंटर फिल करें, हम जोधपुर लेके जाएंगे। सर जोधपुर नहीं आया तो पहला जोधपुर भरोगे वही आएगा, वहां कौन पढ़ रहे हैं, है ना। अगर जोधपुर फर्स्ट ऑप्शन भरोगे आप तो जोधपुर ही आएगा। जोधपुर आपको फील करना है। आईआईटी जेम के स्टूडेंट्स को, गेट के लिए जो विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट वालों को तो उनका सिटी, 2 ही फॉर्म भी निकले हैं, गेट और जेम का चल रहा है ना, गेट का चल रहा है, जेम का चल रहा है। तो जो गेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो अपनी लोकल सिटी में सेंटर उनको मिल जाता है, तो वो तो अपनी लोकल सिटी में ही जहां आसपास सेंटर है वो कर, क्यों गेट के लिए हम नहीं ले जाते हैं, हम आईआईटी जेम के लिए फरवरी में जो एग्जाम होगा उस दिन लेके जाएंगे। तो जिनको आईआईटी जेम का फॉर्म फिल करना है वो लोग जोधपुर सेंटर फिल कीजिए। अगर हमारे साथ ऑफलाइन बस में बैठ के आना है और अपने लेवल पे कहीं जाना है तो आप फिर तो आपकी इच्छा हो जो आसपास की सिटी वहां भर दो। समझ आ रही है बात? और गेट के लिए तो आप अपनी लोकल सिटी जो भी हो, क्योंकि गेट में लोकल सिटीज में होता है सेंटर, तो आप गेट के लिए तो लोकल सिटी में फॉर्म भर सकते हैं। गेट में स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं ना, पब्लिक ज्यादा है गेट में, है ना। तो गेट के लिए आप लोग 2 फॉर्म निकले हैं, फिर नेट की बाद में बात करेंगे जब फॉर्म निकलेंगे तब, है ना। इसके लिए आप ये 2 सेंटर जोधपुर भरना है आपको सबसे पहले, उसके बाद अपने आसपास वाला कोई नहीं मिला तो वो 4-5 बनने पड़ते हैं शायद, 3 या 4 कुछ, है ना, वो फिल करने हैं। ये स्क्रीनशॉट, हाँ सीएसआर नेट का जब निकलेगा, आप एलिजिबल हैं कैंडिडेट तो फॉर्म फिल करने हैं, जिस जिसके फॉर्म फिल करने में बताता चलूंगा, है ना, जो जो निकलेंगे। अभी गेट का फॉर्म निकला हुआ है, गेट मैथमेटिक्स, तो गेट एमए का फॉर्म आपको फिल करना ही है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, तो नहीं पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है अगले साल पढ़ूंगा, तो फिर तो नहीं भरोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी जो 2 फॉर्म निकले हैं, है ना, गेट का और जेम का, आप मैथमेटिक्स से बिलोंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको दोनों फॉर्म भरने हैं। गेट का फॉर्म निकल चुका है, गेट एमए और जेम एमए, है ना, तो गेट एमए और जेम एमए के फॉर्म चल रहे हैं। गेट की लास्ट डेट क्या है? 24 29, गेट की 29 सितंबर, गेट की 29 सितंबर है और जेम की 13 अक्टूबर। हाँ तो 10 दिन का डिफरेंस है, 10 दिन पहले चालू हुए, तो 29 सितंबर और 13 अक्टूबर, उससे पहले फॉर्म भर लेना। ये वो एग्जाम है जिनकी डेटें नहीं बढ़ती हैं, एमएलएसयू नहीं है, लोकल यूनिवर्सिटी के फॉर्म नहीं है कि वो अभी नहीं तो कोई नहीं, आज भीड़ बढ़ रही है। और मैं तो ऐसे देखे ई मित्र वालों को,
अब तुम्हारे 5 जने अगर आगे फॉर्म भराने, अरे कोई टेंशन मत लो, तुम 5 खड़े हो, आज डेट आगे बढ़ेगी। और भाई तुम 5 खड़े हो, उससे डेट का क्या लेना? ये तो ई मित्र वाले फोन करके अरे बढ़ाओ ना आगे, ऐसे स्थिति है लोकल यूनिवर्सिटी में, तो है ना। तो ई मित्र वाले फोन करके डेट बढ़ा देते हैं, मेरे भीड़ पड़ रही, मैं आज भर नहीं पाऊंगा इतने फॉर्म, मैं आज नहीं भर पाऊंगा, तुम बढ़ाओ डेट। अरे तू नहीं भर पाएगा, दूसरे तो है लोग, दूसरे भर देंगे। वो ये लोकल नहीं है, लोकल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम नहीं है, फिक्स डेट है, उसी दिन पर होगा। गेट के ग्रेजुएशन वाले डाल सकते हैं कि हाँ ग्रेजुएशन फाइनल ईयर, ग्रेजुएशन में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उसके बाद ग्रेजुएशन फाइनल ईयर, एमएससी प्रीवियस, एमएससी फाइनल, कोई भी स्टूडेंट है एमएससी किए हुए 10 साल पहले किए हुए, कोई भी आदमी जिनको गेट का एग्जाम देना है, बस मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है, आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं, वे स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं गेट का, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, भर लीजिए और पढ़ना चालू कीजिए। बीएससी फाइनल ईयर वाला फॉर्म भर सकता है गेट का, बीएससी फाइनल ईयर वाले, गेट एमटेक के लिए होती है, लेकिन वो कोर्स 3 साल वैलिड रहता है, समझ आ रही कि नहीं आ रही है? वो कोर्स आपका आगे वैलिड रहेगा जब तक आप एमटेक करना चाहो तब तक, ठीक है। इसलिए फॉर्म भर सकता है, गेट अभी भी चालू किया 2 साल पहले ही, पहले नहीं होता था, अब 2 साल पहले ही गेट ने जो है स्टार्ट कर दिया है, और धड़ाकेबंद हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं और निकाल रहे हैं, समझ आ रही है। आप अगर बीएससी फाइनल ईयर में वहां से चालू कर सकते हैं गेट का फॉर्म भरना, बीएससी फाइनल ईयर, एमएससी प्रीवियस। हाँ जी, टीएफआर का भी निकलेगा तब मैं बताऊंगा, टीएफआर का भी स्टूडेंट जो है एमएससी बीएससी फाइनल ईयर वाले भरते हैं, है ना। एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग बताऊंगा, पीएचडी के लिए क्या है, तो पीएचडी एंट्रेंस के लिए क्यों नहीं दे सकते हैं? गेट एमए एमटेक के लिए, नेट सीएसआर नेट के लिए मैं आगे भी जो फॉर्म निकलेगा तब बताऊंगा क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सीएसआर नेट का भी निकला नहीं, उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, गेट का निकल चुका है। बीएससी फाइनल ईयर से लेकर आगे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। सर हम बीएससी सेकंड ईयर में अगर कोई स्टूडेंट है तो उनको नहीं भरना है गेट का फॉर्म, ना तो वो भर सकते हैं और ना भरना है। अभी भर के क्या करोगे? तैयारी कर लो, थोड़े पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान ले लो, अगले साल भरेंगे। जो बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनको फाइनल ईयर में भी नहीं है, वो लोग जेम का भर सकते हैं, वो लोग जेम का फॉर्म जरूर भर सकते हैं। बाकी लोगों को नहीं, अगर आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी हो चुकी है तो आप चाहे सेकंड ईयर में हो फर्स्ट ईयर में फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा थोड़ा बहुत लेवल हो गया है, हमने क्वेश्चन, तो अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, एक अच्छा एग्जाम, ठीक है, उसके लिए थोड़ा पैसा जरूर लगेगा, 500-1000 रुपए, जो भी 1500 रुपए है वो जरूर लगेंगे, पर वो एग्जाम देने पर आपको पता चलेगा इंडिया में आपकी स्थिति क्या है, समझ आ रही है। तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, सेकेंड ईयर के भी चाहे, अगर वहां बता रहे हो कि ठीक है एडमिशन मिल जाता है, सर क्या एडमिशन मिल जाता है अगर आपने क्वालिफाई कर दिया है ग्रेजुएशन के बाद। गेट का फॉर्म इसलिए भी भरवा रहे हैं क्योंकि गेट का सिर्फ स्कोर कार्ड जॉब भी दिलाता है ना, इसलिए गेट बिना एमटेक किए भी आपका गेट का स्कोर कार्ड दिखाते ही आपको जॉब कंपनियां ले लेती हैं। गेट का इसलिए थर्ड ईयर से ही चालू कर दिया है गेट का फॉर्म भराना, ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं? ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन नहीं मिलता, एडमिशन तो एमएससी के बाद ही एमटेक कर सकते हो, अगर एमटेक करनी है तो एडमिशन लेना है तो वो कोर्स स्कोर, अगर आपने फर्स्ट रैंक लिया है, आप फाइनल ईयर में है बीएससी फाइनल ईयर में, गेट में फर्स्ट रैंक लिया है, वो आपकी फर्स्ट रैंक काम आएगी, वो आगे 2 साल एमएससी कहीं से भी करने के बाद, अगर आप गेट में फर्स्ट रैंक ला पा रहे हो उसका मतलब आईआईटी से एमएससी भी कर पा रहे हो, उसके बाद फिर आप एमटेक में जाओगे तो वो स्कोर कार्ड आपका वैलिड रहेगा, समझ आ रही है बात। इसीलिए बीएससी फाइनल ईयर में ही उन्होंने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए एमटेक के अंदर, तो रैंक निकल जाती है तो फिर बंदे आते ही है ना, आखिरकार की मेरे पास रैंक पड़ी हुई है, नहीं तो कम से कम कंपनीज में बताने के लिए काम आएगा। इसलिए आपको गेट का फॉर्म फिल करना है। जो फाइनल ईयर के जितने स्टूडेंट है कान खोल के सुन लेना, फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बीटेक फाइनल ईयर के हैं या फिर बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वे सारे स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन है, आप लोग गेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीटेक वाले तो खैर करते ही हैं, उनके तो डायरेक्ट एमटेक ही है, सब्जेक्ट अलग अलग है ना, उनके लिए उनकी जो ब्रांच होगी उस ब्रांच का होगा। आपके लिए ब्रांच है मैथमेटिक्स, आपका गेट मैथमेटिक्स के नाम से होगा, तो फॉर्म जब फिल करें ना गेट मैथमेटिक्स करना है, एमटेक भी मैथमेटिक्स में ही होगा। नहीं, उनके गेट के क्वेश्चन आपसे बहुत लो लेवल के आते हैं, आपको मैं क्वेश्चन, आपके मॉड्यूल्स के अंदर है ना गेट इंजीनियरिंग के सारे सवाल, देखना आपको लगेगा ये क्या है चुनुन मुनुन, उनके उनके सब्जेक्ट के अच्छे आते हैं, है ना। जब सीएस में हो रहा है तो उनके टॉपिक के जो क्वेश्चन होंगे वो अच्छे आएंगे, उनमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो आप, तो वो आपके लिए तो वो लड्डू है। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल, गेट जैसे एमटेक में होती है वैसे ही एक ब्रांच मैथमेटिक्स भी है, गेट मैथमेटिक्स में भी होता है, जैसे गेट कंप्यूटर साइंस में होता है, गेट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है ना, इलेक्ट्रिकल में होता है, जैसे गेट का एग्जाम एमटेक बीटेक इनमें होती है,
वैसे ही उनको पता है कि गणित की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने ये एक ब्रांच रख रखी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर एमटेक कर सकते हैं, उसके लिए गेट का एग्जाम है, उसके लिए गेट मैथमेटिक्स मांगते हैं और उसका सिलेबस भयावह है। आप गेट मैथमेटिक्स का सिलेबस देखना, आपको आनंद जाएगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं 6 फंडामेंटल बेसिक जो कोर्स पढ़ रहे हैं, ये तो है ही, उसके बाद कुछ एडवांस भी है, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, मुझे समय मिला उस हिसाब से। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? फिलहाल हम गेट एमटेक तक की जो है गेट मैथमेटिक्स के एडवांस लेवल तक की चर्चा भी करने वाले हैं। जैसे मॉडर्न अलजेब्रा उन्होंने पूरा पढ़ा दिया, मॉडर्न गेट में नहीं होता है ना? होता है ना? तो मॉडर्न है तो हाँ जी, हाँ अभी लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा ग्रुप मॉर्फिज्म। तो वो होने के बाद जितना ग्रुप थ्योरी मैंने पढ़ा दिया, गेट के बाहर भी एक भी क्वेश्चन नहीं है ना, गेट का भी क्वेश्चन हो जाएगा जो मैंने पढ़ा दिया है, क्योंकि मैंने अभी उसमें रिंग थ्योरी नहीं पढ़ा है ना मॉडर्न अलजेब्रा में, तो वो रिंग थ्योरी के सवाल आपसे नहीं होंगे, उसको एक बार छोड़ देंगे। तो आपको पहले पता भी तो चलना चाहिए कि ये गेट का क्वेश्चन है, लेकिन ये गेट का ग्रुप थ्योरी का है कि रिंग थ्योरी का है, क्योंकि वहां रिंग थ्योरी भी है सिलेबस में। समझ आ रही है? मैं लीनियर अलजेब्रा आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें आईपीएस भी है, इनर प्रोडक्ट स्पेस भी है, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में जब पढ़ा दूंगा उसके बाद आप उसके क्वेश्चन करें, सारे हो जाएंगे आपसे। तो जितना मैंने पढ़ा दिया है उतने तो आपसे हो ही गए हैं। अभी मैं और पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपसे वहां हो जाएंगे, उस लेवल तक का ही पढ़ा रहा हूँ मैं। नेट के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, टेस्ट में आपके नेट के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता है ना? तो नेट तक के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया है? नेट गेट जैम सबके क्वेश्चन सारे, और उसके पीछे CU18 PU18 वो छोटे मोटे वो सब आ गए। बात समझ आ रही है? तो आपको गेट का फॉर्म फिल करना है अभी, हालांकि 29 सितंबर तक की कथा है, पर वो तो कहीं बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। गेट का लेवल अपर है ना? गेट का लेवल IIT जेम से ऊपर है, और उससे ऊपर है CSR नेट, है ना? CSR नेट का लेवल, हालांकि गेट में टॉपिक कुछ अलग होते हैं इसलिए बराबर हो गया है, वो लगभग गेट और CSR नेट का लगभग इक्विवेलेंट है लेवल जो है। और इनसे भी ऊपर होते हैं TFR का एग्जाम जो है, NBHM का एग्जाम, वो इनसे भी ऊपर है ना? उनमें और भी अच्छा आता है ना? NBHM का MA MSc का तो ठीक है, पर PhD वाले में थोड़ा भारी होता है, तो इसलिए NBHM के आपको अगर क्वेश्चन MA MSc के मिल रहे हैं तो वो तो फिर भी इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे, लेकिन PhD वाले होंगे वो थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं। ठीक है, इनके भी अभी निकलेंगे फॉर्म, तब हम बताएंगे। NBHM और TIFR का फॉर्मेट यही रहता है, ऑब्जेक्टिव। और ये अगर आपने इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे तो अपने मॉड्यूल के अंदर जाके देखिए, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा कि इनके क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव आते हैं। TIFR के अंदर ट्रू फॉल्स और ABCD MCQs ये पूछे जाते हैं। NBHM के अंदर MCQs जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है साहब, बाकी आपको पैटर्न जो है वो सिलेबस वाइज आप देखेंगे, जैसे मॉड्यूल में मैंने क्वेश्चन सारे डाल रखे हैं अलग अलग सेक्शन वाइज, NBHM TIFR CMI है ना, सबके इनके फॉर्म जब निकलेंगे तब बताऊंगा, या फिर एक काम करूंगा अलग से, जो है मुझे समय मिल गया तो मैं वीडियो बना के आपको सारी चीज समझा दूंगा, एलिजिबिलिटी क्या है। वैसे यूट्यूब पे हर आदमी ने समझा रखा है, आप वहां जाके देखोगे NBHM क्या है, वो 150 वीडियो आ जाएंगे। NBHM ये है, ये इस क्वालिफिकेशन, ये इसका सिलेबस। NBHM मैथमेटिक्स के लिए ही है, नेशनल ब्यूरो ऑफ हायर मैथमेटिक्स। ठीक है, TIFR सर्च करेंगे, गूगल पे करेंगे तो गूगल बाबा लिख देंगे पूरा, तो इन्फॉर्मेशन एज है, वहां से आप देख सकते हैं। फिर भी नहीं हुआ तो मैं आपको डिटेल में अलग से एक वीडियो लेके समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझिए। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के जो हम स्क्रीनशॉट यहां से लीजिए आप लोग आगे। डन। ये हमने आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड पिछली क्लास में समझाया था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आपका दूसरा क्वेश्चन, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, पिछली क्लास में बताया था, ये आज वापस समझाया है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ कन्वर्जेंट, खाली लिमिट नहीं, लिमिट ही निकालते हैं उसकी। तो किसकी लिमिट, किस पे कन्वर्ट कर रहा है ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन लिमिट तो निकालते हैं, कोशिश किया, लिमिट का ही तो फॉर्मूला है। नहीं, वो सीक्वेंस सीरीज सम नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए सम तो निकालने के लिए अलग तरीका लगाना पड़ेगा। ये रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आज हमने देखा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आज की क्लास में, यहां से हमने स्टार्ट किया है। ये इसका क्वेश्चन, एक और मैंने आपको x प्लस एच, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लिबनिज लीनियर इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। डन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लिबनिज लीनियर इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, ये भी समझाया, राइट। साथ ही हमने ये क्वेश्चन करवाया आपको रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का,
असाइनमेंट दूसरा भेज रखा है, तीसरा आज और भेज देंगे, उसको भी सॉल्व करें। साथ साथ लिबनिट लीनियर इक्वेशन का ये प्रूव बताया कि इसका जनरल सॉल्यूशन ऐसा क्यों होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, solution of exact differential equation, solve this mdx plus ndy is equal to 0। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जो मैं इसकी चर्चा करूंगा। आज क्वेश्चन सॉल्व करने में और उसमें ही अपन रहेंगे और आपके भयंकर बहुत सारे डाउट थे, इससे आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अभी हम जल्दी से मॉडर्न अलजेब्रा देखने वाले हैं, उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रुप मॉर्फिज्म। आखिरी टॉपिक है मॉडर्न अलजेब्रा का, ग्रुप थ्योरी का, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ध्यान से समझिए।